चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। जेआईजीएल के अंदर अभी जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया वो कौन सा चैप्टर है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक बार चैप्टर का नाम लीजिए, एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते हैं। भारत का संविधान, मदर ऑफ ऑल लॉज, है ना। इस चैप्टर की आज 3rd क्लास है। हमने फंडामेंटल राइट स्टार्ट कर लिया है, आर्टिकल 14 से 32 -31, और अभी हम क्या करेंगे एग्जैक्टली? आर्टिकल नंबर 21 ये करना है ना। तो चलो शुरू करते हैं। आर्टिकल नंबर 21 यहां से करना है ना। चलो आर्टिकल नंबर 21 क्या कहता है जरा देखो तो। अरे जोर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। इस आर्टिकल को 5 स्टार रेटिंग दो। अरे शांत हो जाओ, शांत शांत शांत। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला हो चुका है ना, 21 पे हैं हम। अब आर्टिकल 19 हो चुका है। प्लीज शांत शांत शांत। आइए इधर देखिए। सबसे पहले इस आर्टिकल के अंदर आपको 2 चीजें दी जाएंगी। पहला, दूसरा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे शांत हो जाओ, क्यों बात कर रहे हो? अरे ये आर्टिकल 21 बहुत टेक्निकल है भाई, शांति से सुनो। सबसे पहले आर्टिकल 21 का लैंग्वेज पढ़ो। ठीक है, देखो इधर, जो बच्चा इस लाइन को नहीं पढ़ाना, यही लाइन एग्जाम में आएगा। फिर से पढ़ो। ऐसे करो जैसे मैंने किया। ये भी थोड़ा नेगेटिव ही लिख रहा है। ये लिख रहा है कि किसी से भी उसकी लाइफ नहीं छीनी जाएगी और पर्सनल आज़ादी नहीं छीनी जाएगी। लिबर्टी का मतलब आज़ादी, उससे नहीं छीनी जाएगी। ठीक है, हाँ, लेकिन एक केस में छीना जा सकता है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है तो छीना जा सकता है। अब जैसे जब फांसी पर चढ़ाते हैं तो लाइफ छीन लेते हैं ना, लेकिन वो क्या हो गया? प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ से आप लाइफ भी छीन सकते हैं और पर्सनल लिबर्टी भी छीन सकते हैं। अब जैसे किसी को जेल में डालते हो तो उसकी पर्सनल लिबर्टी छीन लिया ना तुमने, पर जेल ले जाने का लीगल जस्टिफिकेशन होता है ना। तो जब तक कोई लीगल जस्टिफिकेशन ना हो, ना आप किसी का लाइफ ले सकते और ना पर्सनल लिबर्टी। अब बात ये आती है, लाइफ का मतलब क्या होता है और पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या होता है? तो क्या लाइफ का मतलब सिर्फ वो जो बायोलॉजिकल कहते हैं कि एक इंसान जब लिविंग थिंग होता है तो उसके 5 फीचर्स होते हैं, वो रेस्पायरेशन करता है, रिप्रोडक्शन करता है, क्या होता है? 5 होता है ना, बचपन में पढ़ा था कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होते हैं उसके 5 क्वालिटीज़ होते हैं। रेस्पायरेशन, एक्सक्रिएशन, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन और एसिमिलिएशन, ऐसे कुछ था, ऐसी था कुछ। तो 5 चीज़ें होती हैं। तो क्या उसको लाइफ बोलोगे? मतलब लाइफ का मतलब यहाँ बायोलॉजिकल लाइफ, या लाइफ को थोड़ा वाइडर सोचा गया? लाइफ को वाइडर सोचा गया। लाइफ का मतलब हर वो थिंग जो आपके लाइफ को मीनिंगफुल बनाए। इसलिए मैंने बोला आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट। तो लाइफ का मतलब सिर्फ बायोलॉजिकल लाइफ, मतलब सांस ले रहे हैं, जिंदा हैं, वो वाला लाइफ, या उससे बढ़ के हर वो चीज़ जो आपके लाइफ को क्या बनाए? मीनिंगफुल, वो सब आर्टिकल 21 में आएगा। मतलब आर्टिकल 21 का इस्तेमाल करके आप हर वो चीज़ पा सकते हैं जो आपके लाइफ को क्या बनाए? मीनिंगफुल। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई एक कपल है और उसके मान लीजिए खुद के बायोलॉजिकल बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, तो वो बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है। तो अडॉप्शन का जो राइट है वो उन कपल के लिए एक फंडामेंटल राइट ही माना जाएगा, क्योंकि वो जब बच्चे को अडॉप्ट करेंगे तभी उनकी लाइफ क्या होगी? मीनिंगफुल। देखिए, बोलने के लिए आप 100 बातें बोल दीजिए, हम शादी नहीं करेंगे, हम ऐसे जिएंगे, लेकिन एक समय के बाद आपको खुद ही फील होने लगता है कि भाई परिवार होना चाहिए, बच्चे होने चाहिए। ऐसा बहुतों को फील होता है, बहुतों को नहीं भी होता है ना। सुनो आप, बहुतों को होता है, बहुतों को नहीं भी होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को होता है।
और खासकर जब यहाँ वर्ड लिख दिया गया है कपल, तो सीधी सी बात है, जब वो साथ में हैं तो उनका ऑब्जेक्टिव यही है कि वो अपने परिवार को, अपने ख़ानदान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और अगर उनका बायोलॉजिकल कुछ परेशानी की वजह से अगर दे आर नॉट हैविंग देयर बायोलॉजिकल चिल्ड्रेन, तो दे हैव द राइट टू अडॉप्ट। वो आराम से क्या कर सकते हैं, एडॉप्शन कर सकते हैं। और एडॉप्शन का राइट ही उनके लाइफ को क्या बनाता है, मीनिंगफुल। अगर उसको अडॉप्ट करने भी नहीं दिया जाए, बायोलॉजिकल हो नहीं रहा है, तो ऐसे तो इनकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी ना। मैंने ऐसे भी कपल, ऐसे भी परिवार को देखे हैं जो बहुत अमीर हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बच्चे ना होने की वजह से इतने शांत हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है कि नहीं। तो एडॉप्शन, मतलब एडॉप्शन का जो राइट है, ये भी एक आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ ही माना गया था। केस का नाम देख लो। ठीक है, चलिए आगे। अच्छा, लिबर्टी का मतलब आज़ादी। अच्छा, आज़ादी का मतलब क्या, सिर्फ मतलब जो तुम्हारे बॉडी का मूवमेंट है बस वही, मतलब ऐसे हाथ हिला लिए, ऐसे हाथ हिला लिए, ऊपर कर लिए, नीचे कर लिए, ऐसे हिल गए, ऐसे हिल गए, बस यही है, या इससे भी वाइडर? एक्चुअली शुरू में लिबर्टी का मतलब सिर्फ ये हाथ पैर हिलाना को ही क्या माना गया, लिबर्टी माना गया। लेकिन बाद में लिबर्टी को भी काफ़ी वाइडर समझा गया। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा, लिबर्टी का मतलब, आज़ादी का मतलब वेरी वाइडर। जैसे AK गोपालन केस हुआ, ये AK गोपालन केस में तो सिर्फ यही माना गया कि जो एग्जैक्टली लिबर्टी का मतलब बस लोगों के बॉडी से जुड़ा हुआ है। मतलब AK गोपालन केस में क्या जजमेंट आया कि बॉडी का फ्री मूवमेंट क्या माना जाएगा, पर्सनल आज़ादी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, ये बात तो सही है कि बॉडी का फ्री मूवमेंट तो है, लेकिन ये इससे बढ़ के है। तुम देखो वहाँ लिखा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना इसको। मतलब AK गोपालन केस में क्या दिया गया, एक रेस्ट्रिक्टेड इंटरप्रिटेशन किया गया लिबर्टी का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में क्या किया, वाइडर इंटरप्रिटेशन किया। क्या किया, वाइडर इंटरप्रिटेशन किया। तो इसका मतलब पर्सनल मूवमेंट ऑफ बॉडी तो है ही, और भी चीजें हैं। जैसे देखिए, खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। इस केस में क्या हुआ, सुनिए, इस केस में क्या हुआ कि यूपी पुलिस क्या करती थी, रात में किसी के घर में घुस जाती थी। अरे इसमें है लिखा हो तो मैं क्या बोलूँगा, है ना। रात में घुस जाती थी और किसी के घर में घुस जाती थी और बोलती थी कि नहीं, हम जो चोर उचक्के को ढूंढते हुए आए, बैड करेक्टर्स, चोर उचक्के को ढूंढते हुए आए, और घर में घुस जाते थे, रात में घुस जाते थे। एक बात बताइए, रात में आप किसी के घर में घुसते हैं, एक तो सबसे पहले किसी आदमी के घर का सेंसिटिव का मतलब प्राइवेसी। अरे भाई, रात का समय उनका होता है। अरे यार, तुम बात ही नहीं समझ रहे हो। रात में आदमी दिन भर थक हार के रात में सोता है, तो अरे चलो देखो इधर, तो सेंसिटिव का मतलब प्राइवेसी, आप समझो। तो प्राइवेसी है, रात में सोया हुआ है, आप बीच में रात में जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, उसका कंसंट्रेशन जो है, अरे अरे यार, सोने के लिए कंसंट्रेशन वो खराब होता है, नहीं होता है खराब, पहले बताइए आप। तो ये अच्छी चीज नहीं है ना, फोकस बिगड़ता है। सुनिए आप, अरे यार, आदमी फोकस्ड होके सोता है ऐसे। जैसे मैं रात में हाँ म्यूजिक चला के गाना सुनते सुनते सो जाता हूँ डेली, तो मेरी ऐसी आदत है। अब मैं गाना सुन रहा हूँ, सोने पर हूँ, किसी ने बेल बजा दिया, तो बताइए ये गलत बात है कि गलत बात है ना। ऊपर से रात में आदमी सोते वक्त उसकी प्राइवेसी है, जैसे तैसे सो रहा है, उसको क्या पता उस समय सोते वक्त कि वो कैसा दिख रहा है, क्या दिख रहा है। आप घर में घुस जाते हैं, ये अच्छी बात है बताओ, है ना। बहुत बार पुलिस क्या करती थी, खिड़की से घुस जाती थी। अरे भाई, कम से कम आप समझो। तो इस केस में माना गया कि इनके पर्सनल लिबर्टी को, जो राइट टू स्लिप है, जो राइट टू स्लिप है, इसको भी फंडामेंटल राइट ही माना गया। और इसको पर्सनल मतलब सोने का राइट भी आपके पर्सनल आज़ादी से ही जोड़ के देखा गया। कहा सर ये बात आप हमारे घर वाले को बताइए कि राइट टू स्लीप जो है ये फंडामेंटल राइट है। कहाँ, आर्टिकल नंबर 21 में। अच्छा, इतना ही नहीं, बहुत सारे राइट्स दिए गए। ये जो पर्सनल लिबर्टी है, क्या इसको माना गया, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू बेल, राइट टू गेट फ्री लीगल एड, राइट टू हैव क्लीन इन्वायरमेंट, इवन राइट टू इंटरनेट एक्सेस, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्राइवेसी। बाप रे, कितने सारे फंडामेंटल राइट डाल दिए यार इसमें, गिनो तो कितने हैं, बहुत है। आंसर इज बहुत सारे।
है ना। तो ये सारे राइट्स को लाइफ और पर्सनल लिबर्टी ही माना गया। अच्छा, जब मैंने बोला अच्छा ये सारे राइट्स आपसे छीने जा सकते हैं लॉ के अनुसार, छीने जा सकते हैं, क्यों नहीं छीने जा सकते हैं? तो वही लिखा कि किसी स्टैट्यू में, किसी प्रोसीजर में जो किसने बनाया है, लॉ ऑफ द स्टेट के द्वारा बनाया गया, उसके हिसाब से, जैसे आपको जेल में डाल दिया गया तो गया ना आपका सारा ये राइट, तो चलेगा, लेकिन लॉ के अलावा होना नहीं चाहिए, है ना। चलिए जी, आर्टिकल नंबर 21A नया जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? और इसमें क्या रखा गया? राइट टू, हाँ, तो राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगा 6 साल के से लेकर 14 साल तक। और अभी भी ऐसा होता है, मैंने सुना है शायद सरकारी स्कूल्स में क्लास 6 सॉरी एज है ना, ये 6 साल के एज के बच्चे कौन से क्लास में जाते हैं? 6 साल से लेके 14 साल तक। 14 साल का मतलब लोग 10th करा देगा, करा देता है, 10th भी हो जाता है 14 साल में यार, 14 पॉइंट कुछ में हो जाता है, 10th हो जाता है ना। अब तुम लोग कहीं भाई तुम लोग 10 साल से पढ़ना स्टार्ट किया तो बात अलग है कि नहीं। मेरा तो 14 पॉइंट कुछ में, मतलब 15 टच करते करते 10th निकल गया था, है ना। अरे इधर सुनिए, अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। तो 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चों को फ्री नहीं, कंपलसरी, फ्री भी और कंपलसरी एजुकेशन है। इसलिए आपने देखा होगा स्कूल में खाना पीना, उसका कॉपी किताब, जो बैग वैग यूनिफॉर्म सब कौन देती है? सरकार, है ना। 5,000 रुपये भी मिलता है। अच्छा, चलिए आगे हेडिंग बोलो। आर्टिकल नंबर 22, जो बच्चा बात कर रहा है ना, हाथ से कॉन्स्टिट्यूशन निकल जाएगा, जिंदगी भर हाथ रगड़ते रह जाओगे। और भी फंडामेंटल राइट चल रहा है, समझ नहीं पा रहे हो। आ जाओ आर्टिकल नंबर 22, बोलो क्या क्या है, किससे बचाएगा आपको? आर्बिट्रेरी अरेस्ट से बचाएगा, आर्बिट्रेरी डिटेंशन से बचाएगा। लिखो पहले, आर्बिट्रेरी का मतलब मनमाने ढंग से, आर्बिट्रेरी का मतलब मनमाने ढंग से, मनमाने ढंग से, आर्बिट्रेरी का मतलब मनमाने ढंग से। क्या मनमाने ढंग से आपको अरेस्ट किया जा सकता है? ना। क्या मनमाने ढंग से आपको डिटेन किया जा सकता है? डिटेन का मतलब कैद। क्या आपको कैद किया जा सकता है? डिटेन का मतलब कैद। क्या आपको कैद किया जा सकता है? ना। आइए, इससे आपको कौन बचाएगा? आर्टिकल नंबर 22 बचाएगा। आओ देखो इधर देखो, D2H वाले बच्चे आंसर देते रहो। सबसे पहले जब भी आपको आपका अरेस्ट होगा या आपको कैद में रखा जाएगा, तो आपको सबसे पहले बताया जाएगा ग्राउंड्स फॉर सच अरेस्ट, कि आपको क्यों कैद किया जा रहा है, क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, ये आपको बताया जाएगा। दूसरा, आपके पास राइट होगा कि आप अपने पसंद के लीगल प्रैक्टिशनर मतलब एडवोकेट को हायर कर सकते हैं। पैसा है तो कर लो, नहीं है तो सरकारी वकील मिलेगा। क्योंकि अभी तुरंत आर्टिकल 21 में देखे थे, राइट टू फ्री लीगल एड, एड का मतलब हेल्प, तो कानूनी सलाह मुफ्त में मिलती है। आप अगर प्राइवेट वकील से ले सकते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो सरकारी वकील मिलेगा। सरकारी वकील ज़्यादातर के हार ही जाता है। सुनिए ना, उसके बाद अगला, 24 घंटे के अंदर आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अच्छा, ये 24 घंटे में क्या जर्नी का टाइम भी लोगे? ना। अब मालूम चला वीरप्पन को पकड़ा कहाँ? जंगल में, जंगल से शहर तक लाने में लग गया 4 दिन, तो क्या जंगल में जाएगा मजिस्ट्रेट 24 घंटे में? तो जो जर्नी का टाइम है वो क्या हो जाएगा? एक्सक्लूड। तो जर्नी के टाइम को हटा दीजिए, बाकी 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश किया जाएगा, और मजिस्ट्रेट बोलेगा उसके बाद ही आपको रखा जाएगा 24 घंटे के बाद, नहीं तो 24 घंटे के बाद आपको रखेगा नहीं। ठीक, कोई दिक्कत? लेकिन याद रखना, ये जितने भी डिफेंस मैंने तुम्हें दिए ना, ये सब 2 लोगों को नहीं मिलता है। एक एलियन एनिमी को नहीं मिलता, एलियन जादू है, धूप देखे हो कोई मिल गया? नहीं, अब मुझे नहीं लगता तुम लोग देखे हो, तुम लोग तो नए जनरेशन के बच्चों, कहाँ देखे हो कोई मिल गया? अच्छा, कितने बच्चों ने वो फिल्म नहीं देखी है? कोई मिल गया? कोई मिल गया किसी ने? मतलब सब ने देख लिया? क्या बात है भाई, पहली बार कोई ऐसी फिल्म का नाम बोला जो सब देखे हुआ है, क्योंकि तुम लोग खुद ही जादू हो, तुम लोग को अपनापन लगा होगा। अच्छा, सोनी मैक्स पे तो बार बार ही आता रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक वो एक सूर्यवंशम है, समझे?
वो हद कर दिया है, लेकिन वो रिकॉर्ड बना देगा, मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देगा वो। एलियन एनिमी का मतलब जादू नहीं, एलियन का मतलब हो गया फॉरेन नहीं, इसमें हाँ दुश्मन देश के जो लोग होते हैं, जैसे वॉर चल रहा है ना, मान लीजिए पाकिस्तान से वॉर चल रहा है और उसके जो लोग पकड़े गए, आपको लगता है उसको ग्राउंड बताया जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा ये सब। अच्छा अगला, अगर आपको कहाँ पकड़ा गया है, बोल ही नहीं रहा कोई, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर पकड़ा गया है तो नहीं। अब बोलोगे सर ये होता क्या, इसको इससे जोड़ो, ये लो। ठीक है, अब मैं समझाता हूं। ठीक है, लिख लिया, याद रखना आपके ना जो आपका अरेस्ट होता है वो दो तरीके से होता है, एक होता है प्यूनिटिव, एक क्या होता है प्यूनिटिव, और दूसरा क्या होता है प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव का मतलब क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों अरेस्ट किया तुम्हें, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव इज टू पनिश, मतलब पता चल चुका वो गलत आदमी है और उसको क्या करना है, पनिश करना है, इसलिए अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। प्रिवेंटिव में क्या ये ऑब्जेक्टिव है कि पनिश करना है, या ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट सम पर्सन फ्रॉम, किससे बताओ, कमिटिंग अ, बोलो कमिटिंग अ क्राइम, कि कोई पर्सन क्राइम ना कर दे, उससे बचाने के लिए आप उसको क्या कर लेते हैं, डिटेन कर लेते हैं, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। अरेस्ट बोल लीजिए या डिटेंशन। अरे क्या कर रही हो तुम, मैं फिर से बताऊंगा जो लिखा है वो, क्या कॉन्सेप्ट जो लिखा है, अरेस्ट या डिटेंशन दो तरीके का, एक प्यूनिटिव लिखा हुआ है, प्यूनिटिव, ऑब्जेक्टिव इज टू पनिश, दूसरा प्रिवेंटिव, ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट सम पर्सन फ्रॉम कमिटिंग अ क्राइम। अब मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है। क्या हो गया, कमिटिंग अ क्राइम, लिख लिया। चलिए अब मैं बताता हूं, मतलब यहां पे सुनो, प्यूनिटिव में आपका पूरा केस का ट्रायल हो गया, आप डिफॉल्टर घोषित हुए, आपको सजा हुई, अब आपको अरेस्ट करके सजा दिया जाए, जेल। प्रिवेंटिव में कोई ट्रायल नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलती करते हुए पकड़े नहीं गए, बस आप पे एक डर है, क्या डर है कि अगर आपको बाहर रखा गया तो आप क्या फैला सकते हो, आप ऑफेंस कर सकते हो, दिक्कत कर सकते हो, तो उस केस में आपको उठा के क्या कर लिया, वो आपको पकड़ के रख लिया। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, जम्मू कश्मीर से जब आर्टिकल नंबर 370 हटाया गया, तो हटाते वक्त या हटाने के तुरंत बाद या आसपास वहाँ के जितने नेता थे, जो फारूक अब्दुल्ला और हाँ मुफ्ती, ये सब जो लोग थे, इन सब को नज़रबंद कर दिया गया था, सुना होगा तुम लोगों ने, घर में ही अरेस्ट कर लिया, और मतलब ऐसा नहीं उस जेल में नहीं ले गया, उसके घर को ही जेल बना दिया। आप घर में रहो, घर से बाहर नहीं निकल सकते, आप कुछ बोल नहीं सकते, खूब खाइए पीजिए, घर में रहिए, दाढ़ी बढ़ाइए। और उन्होंने जब वो बाहर निकले थे, इतना दाढ़ी बढ़ा हुआ था उन लोगों का, ऐसे चाहते तो शेविंग कर सकते थे, लेकिन उनको दुनिया को दिखाना था, देखो हम कितने दुख में हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी भी की, तो अब मुझे समझ में आया कि मुझे किसी को अगर दिखाना हो, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो जब तक डायरेक्टर जनरल मीटिंग पर आऊँगा मैं शेविंग नहीं करूँगा, डायरेक्टर जनरल मीटिंग के बाद जब बाहर निकलूंगा तो इधर सेक्शन सब पूरा है। आजकल अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, अच्छा पक्का तुम लोगों को तो मजा आएगा, देखता हूँ है कि कैसे लगते हैं। चलो मेरी बात को पुराने किसी फोटो में देखोगे तो है ऐसा कोरोना, अरे है यार, अरे पीछे वाला नहीं, उसके भी अभी कोरोना टाइम में भी मैंने कर लिया था। मैंने कहा कौन पैसा बर्बाद करे शेविंग पे,
जब कहीं जाना ही नहीं है तो बढ़ने दो भाई, है ना। तो अजीब ही लग रहा था मैं। सुनो, अरे शांत, सुनो। हाँ, तो उन लोग को बंद कर लिया था। तो बताइए वो क्या मतलब, उसको पनिश किया जा रहा था या उनको डर था कि अगर ये बाहर निकलेंगे तो दंगा फैलाएंगे? और काफ़ी दिन के बाद निकाला, मुझे लगता है 9-10 महीने के बाद निकाला उन लोग को शायद। हाँ हाँ, 9-10 महीने से ज़्यादा के बाद बाहर निकाला उन लोग को। हाँ, लेकिन जहाँ निकाला वो शुरू हो गए, है कि नहीं। चलिए, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन। इधर देखो। अच्छा एक बात बताइए, तो इसमें क्या कोई ट्रायल वायल नहीं हुआ? कोई ट्रायल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है ना। तो ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि किसी को पनिश करना, ऑब्जेक्टिव क्या कि उसको अगर बाहर रहने दिए तो दिक्कत होगा। लेकिन याद रखना इसका भी प्रिवेंशन सेफ गार्ड है, क्योंकि अगर सेफ गार्ड नहीं देगा तो पुलिस तो किसी को उठा लेगी, क्या बोलेगी, प्रिवेंटिव डिटेंशन है। इसलिए याद रखिएगा, जब भी प्रिवेंटिव डिटेंशन होगा मैक्सिमम कितने दिन के लिए, 3 मंथ। तो कहा सर अभी तो आप बोले थे कि 7-8 महीने के लिए रख लिया था उसको। सुनो, उसके बाद अनलेस भी है। अगर 3 महीने से ज़्यादा रखना चाहते हैं तो एक एडवाइजरी बोर्ड बनेगा, जिसमें कौन लोग होंगे, हाई कोर्ट के जज होंगे। अगर इन लोगों ने अपना ओपिनियन बता दिया कि नहीं 3 महीने से ज़्यादा का जस्टिफाइड है, 3 महीने से ज़्यादा का जस्टिफाइड है, तो अगर इन्होंने लिख के दे दिया तो फिर 3 महीने से ज़्यादा भी डिटेन किया जा सकता है। जनरल रूल 3 महीना, 3 महीने के बाद रखना है तो आपको एडवाइजरी बोर्ड बनाना पड़ेगा। एडवाइजरी बोर्ड में कौन होंगे, हाई कोर्ट के जज। और हाई कोर्ट के जज रिकमेंड करेंगे कि 3 महीने से ज़्यादा रखना है या नहीं रखना है। फिर वही बात, आपको ग्राउंड बताया जाएगा। ग्राउंड क्या बताया जाएगा कि तुमको मालूम है ना कि तुम कितने जहरीले हो, अगर तुम निकल गए तो जहर फैला दोगे, इसलिए जहर ना फैले तो तुमको हम बंद कर रहे हैं। तो उसको ग्राउंड बताया जाएगा, चाहे जो भी ग्राउंड हो। अच्छा, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि उसको ग्राउंड बताएंगे तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ वो जहरीला है, हो सकता है उसको आज तक पता ना हो, तो क्या मतलब वो और खूंखार हो सकता है। तो अगर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं लग रहा है तो मत बताना। देखो ये भी बोल दिया, समझ में आ गया। कुछ लोगों को लग रहा है ये क्या बात हुई, पब्लिक इंटरेस्ट सबसे ऊपर होता है ना, ये क्या बात हुई, पब्लिक इंटरेस्ट सबसे ऊपर है ना भाई। अब देखना कहीं इलेक्शन होगा ना, इलेक्शन, तो उस जिस एरिया में इलेक्शन होता है ना, उसके जितने चोर उचक्के होते हैं सबको थाने में बैठा लेता है। नहीं जानते हो आप, जब भी किसी एरिया में क्या होगा, इलेक्शन होगा, तो उस एरिया के जितने चोर उचक्के टाइप के हिस्ट्री शीटर सब, जिस पर पहले का हिस्ट्री है कि ये लोग हाँ ये सब किया, सबको थाने पर बैठा के रखता है सुबह से रात तक। अब फिर जब हो जाता है इलेक्शन तब उसको छोड़ता है। तो काफ़ी इज्जत है ऐसे लोगों की, आप समझिए। तो ऐसी हालत है। हेडिंग बोलो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब एक्सप्लॉयटेशन तो क्या ही है भाई, क्या होता है एक्सप्लॉयटेशन का हिंदी जरा देखो तो गूगल पे, मजा आएगा। हाँ, शोषण है ना, लिख पाओगे, मुझे लगता है ऐसे होता होगा। रुक जाओ, हाँ मैं लिख रहा हूँ, रुक जाओ, मुझे लग रहा है यही होगा, देखो तो यही है, यही है ना। तो क्या समझते हो मुझे, If Nitesh is here, you have not to fear. क्या इंग्लिश में बोले, क्या इंग्लिश में बोले आप, बोलो क्या इंग्लिश में बोला मैंने, If Nitesh is here, you have not to fear, है ना। चलो, शोषण लिख दिया। आप याद रखिएगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता है, होता रहता है, आप लोगों में से भी बहुतों के साथ हुआ होगा। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि उनके साथ कभी ना कभी किसी भी फॉर्म में उनका शोषण हुआ है? नहीं, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इट कैन बी साइकोलॉजिकल, इट कैन बी मेंटल, इट कैन बी फाइनेंशियल, इट कैन बी सेक्सुअल, एनी काइंड। अरे अब एक बात बताइए, ग्रेजुएशन के ऊपर की क्लास है तो क्या मैं इतना भी बात नहीं कर सकता तुम लोगों से? इतने बच्चे हो क्या? अब ये तो बोलो फिर मैं तुम्हें बच्चा ही समझूं, उसके बाद देखो छड़ी मंगवाओ यार, पीटना स्टार्ट करता हूं, धोना स्टार्ट करता हूं तुम लोग को। लोग दबा लेते हैं एक्सप्लॉयटेशन को, है ना। आजकल आप लोग तो बहुत छोटे मोटे बच्चे हो, आजकल ज़्यादातर जो यूथ है, यूथ, पता नहीं तुम लोग यूथ में आओगे भी कि नहीं, हालात देखे तो लग नहीं रहा कि यूथ में भी हो। तो एडोल्फिन सब हो तुम लोग, एडोल्फिन में हो ना तुम लोग, अरे एडोल्फिन ही तो तुम लोग यूथ में भी नहीं हो। ज़्यादातर यूथ आजकल डिप्रेस्ड है, उसका कारण है कि कहीं ना कहीं उसका क्या हुआ है, एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, और उस एक्सप्लॉयटेशन को दबाता है। और ज़्यादातर एक्सप्लॉयटेशन घर और घर से जुड़े हुए लोग ही करते हैं जी, और बहुतों के साथ हुआ है।
तुम छोड़ दो, तुम्हारे साथ तो एकदम ही नहीं हुआ है। इधर से उस समय से बोल रहा हुआ है, यही किया होगा, क्योंकि जो बोलता है उसका खुद ही उस समय से एकदम कान में आवाज आ रही, हाँ हुआ मेरे साथ, हुआ हाँ हुआ मेरे साथ, है कि नहीं? चल हाँ, मैं समझ सकता हूँ। तो प्लीज जिनके साथ भी जिस फॉर्म में भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ है उसको बोलिए, अपने दिल से निकालिए और उसको खत्म कीजिए, मन में मत पालिए। मन में पालेंगे जिंदगी भर दिक्कत होगा, समझे? आप लोगों को हंसी मजाक में कुछ बच्चे चीज़ों को उड़ा लेते हैं, लेकिन जिन बच्चों को वो हिट करता है मेरा स्टेटमेंट ना, वो बाद में उसको याद करते हैं कि बात तो सही बोल रहे थे। किसी न किसी फॉर्म में कहीं ना कहीं सबके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है। ये देश में बहुत दिक्कतें हैं, आपको मालूम नहीं। खैर फिर भी रहना ऑप्टिमिस्टिक है, 100 में 80 बेईमान, फिर भी हमारा देश महान है कि नहीं? चलिए आइए अगला। मैंने पहले ही बोला था तुम्हें, हम कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ेंगे तो ऐसी चीजें आएंगी। आइए चलिए, दो चीजें हैं, दो चीजों पे एकदम रोक लगा दिया गया है। एक है आर्टिकल नंबर 23, काफी शोषण हो रहा है लोगों के साथ, है ना? शोषण तो हो रहा है, खुद सब हमारे सामने पी रहे हैं, हम प्यासे हैं और आप जूस पी रहे हैं, ये मेंटल एक्सप्लॉयटेशन है। अच्छा है ना? चलिए आइए, दो चीजों पे रोक है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक मारो, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। चलो अब ट्रैफिक का मतलब बहुत लोग यातायात समझ रहे हैं, नहीं। ट्रैफिक का मतलब होता है आप ह्यूमन बीइंग को सामान की तरह बेच खरीद रहे हैं। इंसानों की खरीद फरोख्त, हिंदी में बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? इंसानों की खरीद फरोख्त। लिखना कहीं लिख लो, फरोख्त, इंसानों की खरीद फरोख्त। याद रखिएगा, इंसानों की खरीद फरोख्त पे कंप्लीट बैन है। फरोख्त मतलब खरीद बेचना, है ना? सुन लीजिए, और क्या ये पनिशेबल है लॉ के द्वारा? यस, है ना? लेकिन अभी भी बहुत होता है। बांग्लादेश के बॉर्डर पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, वेस्ट बंगाल के रास्ते बहुत बार ऐसा होता है कि ये इंसानों की खरीद फरोख्त होती है। अब मैं आपको बताता हूँ और थोड़ा आप लोगों को समझाता भी हूँ। खैर आप लोग मेरे से ज़्यादा सोशल मीडिया देखते हो, मैं भी वहीं से चीज़ें बताता हूँ। छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं रोड पे और ये उठा लेते हैं, है ना? क्या करते हैं ये? या तो पैर हाथ काट के उसको भिखारी बना के छोड़ देते हैं, है ना? स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म देखा होगा। या हाँ, या मार के उसका किडनी निकाल लेते हैं। जी जी जी, ऐसा होता है, बहुत बुरा है। और या उसको बेच देते हैं, खासकर जो गर्ल चाइल्ड होती है उसको ज़्यादातर ये लोग बेच देते हैं। अब सोचिए कि इस दुनिया में मतलब पाप का कोई लिमिट है? मतलब जो लोग ये काम करते हैं वो मतलब उसको भगवान उगवान नज़र भी आता है कि नहीं पता नहीं। मेरा तो ऐसे लोगों से एक ही अपील है, अरे भाई सही रास्ते से भी चलोगे ज़िंदगी चल जाएगी, क्या ज़रूरी है सब चीज़ में घुसना। और बहुत बार दिल्ली जैसे शहर में और जैसे शहर में गली में बच्चे खेलते रहते हैं, बाइक से आता है उठा के लेके चला जाता है। तो याद रखिएगा, मैं बोल तो रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं कि स्टेट अगर इसका सही ढंग से कंप्लाइंस करवाए तो शायद हमारा देश बहुत अच्छा हो जाए। कंप्लीट बैन है, कंप्लीट बैन मतलब देख रहे हो गुस्से क्या वर्ड क्या है? कंप्लीट मतलब विदाउट एनी एक्सेप्शन, विदाउट एनी एक्सेप्शन। बेगार, अब बेगर क्या होता है सो सुनिए। ये देखो कैसा वर्क है बताओ तो, वॉलेंट्री बेचारा कर रहा है, इनवॉलेंट्री, वो भी लिखो यहां हिंदी लिखो। बेगार का मतलब होता है बंधुआ मजदूर, लिखो। अरे ये सब वर्ड जाना करो, लिखो बंधुआ मजदूर, सुना है? बंधुआ मजदूर में क्या होता है कि किसी के दादाजी ने किसी साहूकार से, किसी सेठ से, किसी जमींदार से लोन लिया और लोन नहीं चुका पाए, तो दादाजी नौकर बन के रह गए। उसने उससे लिखवा लिया कि तुम्हारा जनरेशन पूरा मेरा नौकर रहेगा। दादा के बाद बेटा, बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, सब उसके यहाँ ही रहेगा। थोड़ा बहुत खाने के लिए दे देता है और दिन भर 24 घंटे उसको अपना नौकर बना के काम करवाता है। जी, कटप्पा कुछ हद तक देखा होगा। कटप्पा को लगभग वही तो दिखाया गया था, अगर आपने बाहुबली फिल्म देखी है तो कहा कटप्पा बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे दिया भाई। हालात ऐसे हैं, याद रखना। मैंने भी अपने लोकेलिटी में एक को तो देखा था ऐसा, है ना? और कोई केस नहीं होता, क्या बोलेगा बेचारा, वो खुद मतलब मेंटली ही नौकर बन चुका है उसका, तो क्या कहोगे तुम उसको?
अच्छा, ऐसे लोग फिर उसको लगता है कि इसके यहाँ कोई पढ़ लिख लेगा तो दिक्कत हो जाएगा, शादी भी नहीं कर पाता बहुत बार। अगर लगता है कि जनरेशन बदल, अब तो खैर बंधुआ मजदूर होना बहुत मुश्किल है, यहाँ तो पैसा दे दो मजदूर तो थप्पड़ मार के चला जाए वो, है ना। तो बंधुआ मजदूर तो बहुत दूर की बात है, लेकिन फिर भी ये सब पहले बहुत होता था, बहुत फिल्मों में भी दिखाया गया है सब, पुरानी फिल्मों में देखेंगे तो ये सब मिलेगा। बाकी याद रखिएगा आर्टिकल 24 भी कंप्लीट बैन लगाता है, 14 साल से कम के बच्चे को आप फैक्ट्री और माइन में क्या नहीं कर सकते, आप काम नहीं करवा सकते। और एक लॉ तुम इस पर पढ़े होगे लेबर लॉ में, फैक्ट्री और माइन में तो मना ही है, बाकी जगह अलाउ किए हुआ था, वो भी कि गार्जियन हो, ये हो, फैमिली बिजनेस हो, याद होगा था ना, एक्सेप्शन था ना, पर फैक्ट्री माइन में तो नहीं, फैक्ट्री माइन में तो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ थोड़ी जाएगा यार। चलिए आ जाओ, अब आ जाओ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन का मतलब धर्म, रिलीजन का मतलब धर्म, ठीक है, याद रखिएगा, सुन लो, इसी के अंदर आर्टिकल 25 के अंदर ही कौन सा वर्ड आता है, सेक्युलरिज्म, धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष मतलब धर्म का कोई पक्ष नहीं, हम निरपेक्ष हैं, मतलब हम किसी धर्म के पक्ष में नहीं है। हाँ, धर्म निरपेक्ष नहीं लिख पाओगे, कुछ लोग तो लिखने के बाद देखा, लिख लिया ना, अब धर्म तो लिख दूंगा मैं, निरपेक्ष, अच्छा ये है, ठीक है, चलो ठीक है, समझ गए तुम लोग, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। आइए इधर देखिए, याद रखना, सुन लो, आर्टिकल 25 एवरी पर्सन, फिर वही बात, सिर्फ सिटीजन है या कोई भी आपके पास फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस है, कॉन्साइंस का मतलब लिखो अंतरात्मा, इनर सोल, आपकी अंतरात्मा जो कहती है आप कर सकते हैं, मतलब अंतरात्मा जिस भगवान को बोलने के लिए जो कहती है सो नहीं है ना, अंतरात्मा जिस सिस्टम को मानना चाहे मान सकते हैं। और दूसरा, आप अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं, प्रोपेगेट का मतलब प्रचार प्रसार करना, प्रोपेगेट का मतलब प्रचार प्रसार करना आप कर सकते हैं। इसलिए लोग धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, करते, अरे करते नहीं हैं, धर्म का प्रचार प्रसार तो लोग करते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आर्टिकल 25 ने साफ बोला हुआ है। फिर वही बात, इधर देखिए, लेकिन क्या इसका भी रिस्ट्रिक्शन है, अच्छा पब्लिक ऑर्डर बिगड़ रहा है तो, जैसे मालूम चला मेन चौक पर बैठ के वहीं पर शुरू हो गए आरती करना, तो क्या वो अलाउ करेंगे, रोक देते हैं। मॉरलिटी, अब जैसे मालूम चला धर्म में आपको धर्म का एक्चुअली लोग मिस इंटरप्रिटेशन ज़्यादा करते हैं ना, इंटरप्रिटेशन कहाँ ठीक से करते हैं, मिस इंटरप्रिटेशन करके मालूम चला, कोई आपको मालूम नहीं है, ऐसे तो भारत में धर्म बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, इस पर तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए और सबको बोलना चाहिए। मेरे यहाँ दुर्गा पूजा को बहुत माना जाता है, माँ दुर्गा को हम लोग बहुत मानते हैं, और माँ दुर्गा को ही हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पूजा जाता है। तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं कि दुर्गा पूजा जो अक्टूबर वाला होता है, उसमें 10 दिन वो अपने शरीर पे ही कलश का स्थापन कर लेता है जी, और शरीर पे कलश स्थापन करने से पहले मिट्टी रखा, मिट्टी में वो डालते हैं जौ समझते हैं ना, और उसके ऊपर कलश रखा, और जौ उगना भी स्टार्ट, तो मिट्टी में उगेगा ही वो तो, और 10 दिन के बाद वो हटते हैं। आपको मालूम है इससे क्या होगा, इससे मॉडलिटी, हेल्थ बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा, होने के लिए उनका क्या हो सकता है, अरेस्ट हो सकता है, कि आप ऐसी चीज को बढ़ावा दे रहे हो, इससे हेल्थ बिगड़ सकता है लोगों का, लेकिन नहीं होता अरेस्ट, की कौन टच करेगा, पुलिस, जो पुलिस उसको टच करना जाएगा पुलिस को ही लिटा देगा, कहेगा अब तेरे पे ही होगा, है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ कोई कुछ कहता नहीं है, लेकिन देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है धर्म को भी मानिए तरीके से, हेल्थ को मत बर्बाद कीजिए, है ना। बहुत अगर मालूम चला कोई धर्म है, मालूम चला उसमें आपको मारना पीटना सिखाया जा रहा है, तो मोरालिटी के खिलाफ हो गया ना। जैसे मालूम चला गया आज तो हमारे यहाँ एक पूजा है जिसमें एक दो को तो काटूंगा ही, है ना, सुनिए, हाँ बलि, जैसे बलि, अब बताओ मोरालिटी के खिलाफ है कि नहीं, बुरा मत मानिएगा, जो बलि चढ़ाते हैं उनका भी अपना कोई मतलब होगा, लेकिन बताइए बलि चढ़ाना कहीं ना कहीं मॉरल वैल्यूज के तो खिलाफ ही है। तो बोलोगे सर होता है, फिर वही बात, जैसा लॉ में लिखा हुआ वैसा होना चाहिए, जैसा होता है ऐसा लॉ में नहीं लिखा हुआ, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये बलि वली सब मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई मतलब है, खैर जिनको अच्छा लगे करें, क्या करो। आइए सेक्युलरिज्म, अच्छा सेक्युलरिज्म जब बोलते हैं हम धर्म निरपेक्षता, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि सरकार का कोई रिलीजन नहीं है, मालूम है ना, भारत धर्म निरपेक्ष देश है, इसका मतलब
यहां सरकार का कोई अपना धर्म नहीं है, और सरकार की नज़र में क्या सारे के सारे धर्म बराबर हैं, और क्या सारे धर्म को प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलेगा और समान ढंग से मिलेगा? क्या हिंदू के लिए अलग लॉ, मुस्लिम के लिए अलग लॉ, क्रिश्चियन के लिए अलग लॉ, सिख के लिए अलग लॉ होगा? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई, है कि नहीं? चलिए जी, अब ये आर्टिकल नंबर मुझे लग रहा है 26 है, देखो तो 26 है, देखो तो कैसे पता चला? ये था फिल इन द ब्लैंक। आइए, अच्छा एक बात बताइए, क्या आपको फ्रीडम है कि अपने रिलीजियस अफेयर को खुद मैनेज कर सकते हैं? याद रखिएगा, जितने भी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैं, है ना, जितने भी, हाँ जितने भी सेक्ट हैं, सेक्ट का मतलब मठ, मठ समझते हो? मठ, मठ नहीं समझते आप? अरे मठ सब नहीं होता है, जैसे जैसे क्या बताऊं मैं तुम्हें, जहाँ पर साधु सब रहते हैं, आश्रम मठ इस तरीके से, तो उनको अपना राइट है। क्या चीज़ राइट है? कि क्या वो अपने लिए इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं रिलीजियस वाला। जैसे आपने देखा होगा कि वैष्णो देवी में श्राइन बोर्ड बना हुआ है, नहीं जानते हैं आप? वैष्णो देवी में श्राइन बोर्ड है ना, श्राइन बोर्ड ही तो पूरा चलाता है। पता नहीं आप में से जितने लोग जाते हैं उतना तो नाम तो जानते होगे यार, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड इस तरीके से लिखते हैं, है ना, तो श्राइन बोर्ड है। इसी तरीके से आप अगर जाते हैं जामा मस्जिद तो वक्फ बोर्ड है, सुना है? वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड है। गुरुद्वारा जाते हैं तो गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी होता है, सुना होगा। तो ये लोग बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे, अपने मैटर्स में क्या वो खुद ही सब कुछ मैनेज करेंगे कि कोई दूसरा घुस के मैनेज करेगा? खुद ही। अब भाई हिंदू का टेंपल है तो हिंदू लोग मिलके अपना देखेंगे, मुस्लिम का अगर मस्जिद है तो वो लोग अपना मिलके देखेंगे, हम लोग उसको इंटरफेयर नहीं करेंगे, मतलब एक दूसरे में लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। अपने धर्म के मामले को आप खुद ही मैनेज कर सकते हैं, इसकी आज़ादी आपको है। क्या अपने इन्हीं सब चीज़ों के नाम पे मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ले सकते हैं? मंदिर के नाम पे प्रॉपर्टी होता है क्या? यस। मस्जिद के नाम पे? यस। तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च के नाम पे प्रॉपर्टी भी एक्वायर की जा सकती है। और क्या उस प्रॉपर्टी को चलाया भी जा सकता है इन अकॉर्डेंस विद लॉ? इस बात का ध्यान रखिएगा, लॉ के बाहर नहीं, है ना। जैसे मान चला मंदिर के नाम पे या मस्जिद के नाम पे ज़मीन ले लिया और उस ज़मीन का मिसयूज़ कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। आगे फिर वही, ये भी, इसका भी रिस्ट्रिक्शन है, क्या क्या? पब्लिक ऑर्डर और मॉरलिटी। चलिए अब आइए अगला हेडिंग बोलो। टैक्स। टैक्स का मतलब लिखो यहाँ पे हिंदी में चंदा। समझते हो चंदा? क्या होता है चंदा? दान। अब सुनिए, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी का अपना मर्जी होगा तो चंदा देगा, नहीं मर्जी होगा तो नहीं देगा। लेकिन यहां देखो, यहां लिखा हुआ है नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस। टैक्सेस का मतलब यहां पर क्या है? चंदा, है ना। रिलीजन के नाम पे टैक्स मांग रहा तो चंदा ही है ना। लेकिन ज्यादातर मैं देखता हूं जो चंदा मांगने आते हैं और जिस ग्रुप में आते हैं, ऐसा लग रहा है कि वो कंपेल ही करने आ रहे हैं। तुम लोग एक कहानी नहीं बताया था कि मेरे से मांगा गया था चंदा, सीए इंस्टीट्यूट वाला मांगा था। चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट में क्या होता है, वहाँ सरस्वती पूजा बहुत अच्छे से होता है, यही विश्वास नगर में। जो बच्चा शादरा का होगा उसको मालूम है, विश्वास नगर है वहाँ पे। वहाँ सीए इंस्टीट्यूट का NIRC है, बड़ा सा बिल्डिंग बनाया हुआ है, काफ़ी पैसा तो है ही सीए इंस्टीट्यूट के पास, तो बड़ा सा बिल्डिंग बनाया हुआ, तो वहाँ वो लोग सरस्वती पूजा करता है, बहुत ही बड़ा। तो मेरे पास आया उसका स्टूडेंट, सब 15-20 स्टूडेंट। शुरुआत में जब मैंने CSA कोचिंग खोला, सीधा 2500 रुपया लिख के दे दिया। अच्छा, सीधा काट देता बिना पूछे, सर दीजिए। मैंने बोला क्या चीज़ का? तो सरस्वती पूजा। कहाँ होगा? तो सीए इंस्टीट्यूट में होगा। मैंने कहा ओनली फॉर CS कोचिंग है। तो बोला कि सर क्या हुआ, आप दीजिए। मैंने कहा मैं भी सरस्वती पूजा कर रहा हूँ, तुम भी दे दो, है कि नहीं। मैं भी सरस्वती पूजा करता हूँ, इस बार थे बच्चे सब, अच्छा करता हूँ, भगवान की दया से काफ़ी अच्छे लेवल पे करता हूँ। तो सरस्वती पूजा मैं भी करता हूँ। तो हमें मालूम है आपका पोस्टर लगता है हर जगह, MCD को बोल दूंगा। मैंने बोल, अब तो एकदम नहीं दूंगा। मैंने नहीं दिया तो नहीं दिया। मैंने कहा तुम, मुझे क्या मतलब है तुमसे भाई? वो बोले आप प्रचार प्रसार करना। मैंने कहा सीए कोचिंग में मैं क्या प्रचार प्रसार करूंगा, है कि नहीं। आप जबरदस्ती नहीं कर, वो प्यार से बोलता ना तो 101, 51 या 21 जो मेरा देने का मन करता मैं देता। 11, ₹1.25,
1 रुपया या 1,000, 1,100, 2,100 जो भी देने का मन होता मैं देता, लेकिन आप ऐसे सीना तान के आएंगे तो मैं नहीं देने वाला। ऊपर से आर्टिकल 27 मेरा प्रोटेक्शन करता है कि ज़बरदस्ती मेरे से आप कर नहीं सकते। ऊपर से आप नाम कहाँ का ले रहे हैं, तो आप ये भी देखिए ना। मैंने बोला मेरे यहाँ भी आना, नहीं तो कोई बात नहीं, प्रसाद खा के जाना, इतना तो मैं बोल दे रहा हूँ, तो मैं देता। आइए अगला। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो किसके पैसे से चल रहा है, जरा देखो तो। अरे टिक लगाओ, सबसे जरूरी लाइन है ये। किसके पैसे से चलता है बताओ। अच्छा, सरकारी पैसे से चलने वाले स्कूल में क्या धार्मिक इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं? बोलो। मतलब सरकारी स्कूल है और वहां पर मालूम चला पूरा चैप्टर 4-5 चैप्टर पढ़ा रहा है सीधा धर्म वाला, नहीं कर सकते आप। याद रखिएगा, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा सकते क्योंकि सरकार का कोई धर्म होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, लो यहां से, अगर वो ट्रस्ट का स्कूल है, एंडोमेंट चैरिटी वाला स्कूल है, जैसे सरस्वती शिशु मंदिर का नाम सुने हो, सरस्वती शिशु मंदिर आरएसएस का है, तो ट्रस्ट है, तो वहाँ पे अगर आपको मालूम हो तो वहाँ तो यही सिखाया जाता है। वहाँ उस स्कूल में सुबह उठिए, माता पिता का पैर छूइए, है ना, हाँ पैर वो कीजिए, उसके बाद भोजन खाने से पहले भोजन मंत्र पढ़िए, बहुत ही बढ़िया उसको सिखाया जाता है। मेरा तो मानना है ऐसे स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा अगर 10 तक भी पढ़ लिया तो कभी ज़िंदगी में बुरा काम नहीं करेगा। लेकिन कुछ लोग बैठेगा हम पढ़े हैं पर बुरा काम कर रहे हैं। अच्छा, सरस्वती शिशु मंदिर से कितने लोग पढ़े हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चे पढ़े हुए हैं। नहीं, 9 बच्चे में ज़्यादातर मैं शरीफ ही देख रहा हूँ। हाँ, कुछ लोग तो शरीफ नहीं हैं। अच्छा, कितने लोग 10 तक पढ़े हैं? 10 तक पूरा 10 तक पढ़े हो, कितनी अच्छी बात। तो मैंने देखा है, एक्चुअली मेरी सिस्टर भी इसी स्कूल में पढ़ती थी बचपन में, और वो इतना बढ़िया सिखाते हैं। सोते वक्त एक मंत्र पढ़ना, फिर उठने के बाद माता पिता का पैर छूना, टीचर्स का पैर छूना, कभी मुंह से झूठ नहीं बोलना, ये सब वहाँ काफ़ी अच्छा सिखाया जाता है ना। और बाकी जो स्कूल्स होते हैं, झूठ बोलने से शुरू करो, है कि नहीं, लेकिन उन स्कूल्स में अच्छी चीज़। अच्छा, तो वहाँ चलता है, वहाँ तो पूरा मंत्र ही पढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ धर्म का ही चीज़ पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि वो स्कूल ही किस में बना हुआ है, ट्रस्ट में, तो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डीएवी में भी होता है, नहीं वो तो खैर सब्जेक्ट है, लेकिन हाँ वो, हाँ मतलब मैंडेटरी है, ऑप्शनल है डीएवी में ना। हाँ हाँ हाँ, उसका है कुछ ऐसा। चलिए आइए, आर्टिकल 29 और 30 जरा बताओ तो कौन सा राइट है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। एक्चुअली इसी को हम किस नाम से पुकारते हैं? राइट ऑफ माइनॉरिटीज। लिखो, राइट ऑफ माइनॉरिटीज। शांत रहो यार, शांत रहो, बात करते रहोगे, बैठे रहो, मुझे क्या दिक्कत, मैं तो खत्म करा के छोड़ूंगा, तो शांत रहोगे जल्दी हो जाएगा। सबसे पहले माइनॉरिटी किसको कहते हैं? याद रखिए, माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया गया। जो मेजॉरिटी नहीं है वो माइनॉरिटी है, ये हुआ ना, जो मेजॉरिटी नहीं है वो माइनॉरिटी है। इधर देखिए, अरे बात मत करो, क्यों बात ये लोग कर। देखिए इधर, कोई स्टेटमेंट छूट जाएगा एग्जाम में, आ जाएगा, फेल होके आ जाना, फिर अगले बार रिवीजन बैच। अगला देखो, लेकिन एक बात बताइए, किसी लॉ को बनाते वक्त हमें देखना तो पड़ेगा कि माइनॉरिटी कौन है, मेजॉरिटी कौन है? नहीं देखना पड़ेगा। कैसे देखोगे? तो देखना पड़ता है एरिया ऑफ ऑपरेशन, कि वो लॉ कहाँ लगने वाला है। अगर लॉ स्टेट लॉ है, अगर लॉ कौन सा है? स्टेट लॉ, तो पॉपुलेशन कहाँ का उठाओगे? सिर्फ उसी स्टेट का। और अगर सेंट्रल लॉ है तो पॉपुलेशन कहाँ का उठाओगे? पूरे भारत का। तो बताओ, तो सेंट्रल लॉ के हिसाब से भारत में मेजॉरिटी में कौन आ गया है? हिंदू। हिंदू में याद रखिए, हिंदू इंक्लूड सिख, जैन, और बताओ कौन कौन होते हैं? बुद्धिस्ट। ये सब हिंदू में ही काउंट होते हैं। तो ये देखो, जैन, बुद्धिस्ट और सिख, ये सब हिंदू में काउंट हो गए। तो बचा कौन एग्जैक्टली? क्रिश्चियन और मुस्लिम। तो क्रिश्चियन और मुस्लिम को क्या माना जाएगा? माइनॉरिटी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पहले बताओ। अच्छा, ये पूरा होल ऑफ द इंडिया देखोगे तब,
लेकिन अगर स्टेट लॉ है, अब हम चला पंजाब में आप चले गए, तो पंजाब में तो हिंदू माइनॉरिटी हो जाएगा। शायद मुझे पता नहीं है क्या है, क्या सच में पंजाब में हिंदू माइनॉरिटी में आता है? शायद केरल में आप जाएंगे तो शायद वहाँ का भी थोड़ा अलग अब आ रहा है कि नहीं? तो देखिए, अगर स्टेट लॉ है तो स्टेट का पॉपुलेशन चेक करो, और सेंट्रल लॉ है तो पूरे भारत का चेक करो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, पहले बताइए आप। तो इस तरीके से क्या चेक होगा? माइनॉरिटी। आइए, जो माइनॉरिटी हैं उनको भी काफ़ी राइट्स दिए गए हैं। पहला क्या राइट्स? क्या जो माइनॉरिटी हैं, क्या उनके पास ये राइट है कि वो अपना लैंग्वेज, अपना स्क्रिप्ट, अपना कल्चर को कंजर्व कर सकते हैं? यस। जैसे कुछ लोगों को मैं देखता हूँ, खासकर दिल्ली में लोग चिढ़ाते बहुत ज़्यादा है, किसी को भी देखा ही करने लगेंगे। जैसे कैसे? मेट्रो में कोई साउथ इंडियन दिख जाए तो आप देख लीजिएगा, मालूम चलो धोती पहन के वो अपना बात कर रहा है, तो ये सब ऐसे करता है। अरे भाई, उसको राइट है, वो अपने लैंग्वेज को क्या कर सकता है? प्रिजर्व। अगर उसका पहनावा धोती वाला है तो आप उस पर कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोग ही करते रहते। ऊपर से अरुणाचल प्रदेश से कुछ लड़कियाँ आ जाएं या उस साइड सिक्किम टाइप साइड से, तो उसको कुछ नाम वाम देने लगते हैं यहाँ के लोग। अरे सुनिए सुनिए, अब ये सब अच्छी बात है, पहले बताइए आप। आज वो यहाँ आए हैं तो तुम उसको चिढ़ा रहे हो, जिस दिन तुम जाओगे पीटोगे पकड़ के बढ़िया से। हमें भी तो वहाँ जाना पड़ सकता है। तो ऊपर से हम ही इसी देश के हैं और हम एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं, अजीब बात नहीं है? तो याद रखिएगा, उनके पास क्या है? उनके पास फंडामेंटल राइट है कि वो अपने स्क्रिप्ट को, कल्चर को, लैंग्वेज को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है जी, आइए अगला। और सुनो, अगर कोई भी सरकारी इंस्टीट्यूशन है, क्या है? सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो क्या उसको एडमिशन देने से मना कर सकते हैं इस बात पे कि तुम इस रिलीजन को इस वजह से एडमिशन नहीं मिलेगा, तुम इस रेस के हो, इस कास्ट के हो, इस लैंग्वेज वाले हो, इस एनी ऑफ देम, तो आप उसको रोक नहीं सकते। सरकारी है तो किसी का भी एडमिशन होगा, सरकारी है तो किसी का भी एडमिशन होगा, सरकारी है तो किसी का भी एडमिशन होगा। समझ में आ गया? इन चीज़ों पे तो नहीं कर सकते। अच्छा, किसी ने एग्जाम पास नहीं किया है एंट्रेंस, तो रुकेगा ना, लेकिन सिर्फ इन्हीं वजह से कि रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज के नाम पे रोक दोगे तुम ना? नहीं रोक सकते आप। अच्छा, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है 2 का। तुमने देखा होगा सर, बहुत जगह हमने देखा है, जैसे खालसा कॉलेज, तो खालसा कॉलेज है ना, वहाँ हमने देखा है कि एक स्पेसिफिक रिलीजन के लोगों के लिए रिजर्वेशन है, और जो बाकी रिलीजन है, ऐसा नहीं है, बाकी रिलीजन वाले को भी मिलता है वहाँ एडमिशन। हिंदू भी पढ़ते हैं वहाँ पे, मुस्लिम भी पढ़ते हैं, मालूम है आपको, लेकिन वो थोड़े कम होते हैं। इसी तरीके से आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देख लीजिए, और बताओ कौन है यहाँ दिल्ली में भी है? जामिया देख लीजिए। ऐसा नहीं कि जामिया में सिर्फ मुस्लिम पढ़ते हैं, हिंदू भी पढ़ते हैं, लेकिन ये कि हिंदू का प्रोपोर्शन कम है, मुस्लिम का प्रोपोर्शन ज़्यादा है। इसी तरीके से लोग बोलने के लिए बोलते हैं, बाकी मुझे थोड़ा कम पता है। BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी ऐसा है कि ज़्यादातर वहाँ हिंदू है, मुस्लिम और अदर थोड़े कम है, पर इसका मतलब ये नहीं कि एडमिशन मिलता नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ, एक्चुअली समझिए आप। खैर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तो खैर इस एग्जाम्पल में नहीं आएगा, क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किसी माइनॉरिटी का तो नहीं है, वो तो मेजॉरिटी का है। लेकिन खालसा कॉलेज और जामिया, इन ये माइनॉरिटी द्वारा बनाया गया है। तो माइनॉरिटी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने लिए बनाया। ऐसे तुम्हारा उसमें चर्च वो वाला भी, क्रिश्चियन वाला भी होता है। सेंट जेवियर्स कॉलेज में ऐसे ही है क्या? ज़्यादातर क्रिश्चियन है उसमें, परसेंटेज ज़्यादा है, देता सबको एडमिशन है, पर उनका परसेंटेज ज़्यादा होता। तो ये अलाउड है। कुछ लोगों को बुरा लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, तो ये अलाउड है। कहाँ से अलाउड है? एक्सेप्शंस, है ना? तो जल्दी बताइए, ये उन लोगों ने अपना बनाया है तो अपना चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो आगे लिखा भी हुआ है। अच्छा, आर्टिकल 30 बोलो, जल्दी बोलो, खत्म ही होने वाला। अच्छा, माइनॉरिटी को राइट है कि वो अपने लिए इस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एग्जाम्पल तो दे दिया था। अच्छा, जो सरकार जब एड देगी, एड का मतलब हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प लिखो, फाइनेंशियल हेल्प लिखो। जब फाइनेंशियल हेल्प देगी तो ऐसे बोलेगी, जैसे BHU है तो 5 करोड़ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो इसको 5 लाख दो बस। क्या वो ऐसे डिस्क्रिमिनेट करेंगे? बोलो। IIT है तो 20 लाख, अब मालूम चला सेंट स्टीफेंस कॉलेज है तो 2 ही लाख दो।
क्या वो डिस्क्रिमिनेट करेंगे ना? डिस्क्रिमिनेशन होगा नहीं, खासकर रिलीजन के बेस पे तो एकदम नहीं होगा, लैंग्वेज के बेस पे तो एकदम नहीं होगा। अच्छा कॉलेज ही छोटा बड़ा है तो चलेगा नहीं, अब आईआईटी में ज़्यादा तो पैसा जाता ही होगा। अच्छा अगला, और माइनॉरिटीज़ मैं बता ही दिया था, माइनॉरिटीज़ को राइट है कि वो चाहें तो इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं और एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और याद रखना माइनॉरिटी जरूरी नहीं कि सिर्फ रिलीजन से होता है, लैंग्वेज से भी होता है। क्यों? हम लोग हिंदी बोलने वाले लोग हैं, चले जाइए आप उधर साउथ इंडिया में, हम सब माइनॉरिटी हैं। देखे थे ना चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान का क्या हाल हुआ था, वो बेचारा वहां जाके माइनॉरिटी तो बन गया था, और क्या हाल हुआ था, ले करते कल्याणम हो गया ना उसका। तो सुनिए लैंग्वेज से भी होता है। जैसे दिल्ली में मेरे फ्लैट के बगल में बंगाली स्कूल है, अब बंगाली दिल्ली में क्या है लैंग्वेज के वाइज माइनॉरिटी है, तो एक स्कूल का नाम है बंगाली स्कूल, अब बंगाली स्कूल में कौन पढ़ने जाएगा? बंगाली ही पढ़ने जाएगा। आप बताइए, और वो सरकारी है, सरकार से फंड मिलता है, इसका मतलब माइनॉरिटी का स्कूल हो गया। क्या हो गया? तो ये बताइए, ये रिलीजन के हिसाब से माइनॉरिटी है कि लैंग्वेज के हिसाब से? लेकिन यही बंगाली लैंग्वेज आप चले जाइए कहाँ, कोलकाता में, तो कोलकाता में वो क्या है, माइनॉरिटी नहीं मेजॉरिटी। हिंदी वाला क्या हो जाएगा? माइनॉरिटी हो जाएगा। मैं बचपन में जब छोटा था ना तो मुझे लगता था हिंदी पूरे देश में बोला जाता है, मुझे ये लगता था कि हिंदी तो हर जगह होता होगा। बाद में जैसे जैसे बड़ा होता गया मुझे मालूम चला अच्छा बहुत तरीके के लोग हैं दुनिया में। आइए एक केस का नाम बोलो, फिर से वो यही बोल रहा है, आपका माइनॉरिटी का मतलब लिंग्विस्टिक भी है और रिलीजियस भी है, ठीक है? क्या है? लिंग्विस्टिक भी और आपको जनरली क्या देखना है? स्टेट वाइज, क्योंकि देखो स्टेट वाइज तो बड़ा फर्क पड़ रहा है। हम लोग जो नॉर्थ इंडियंस हैं, आप यूपी, बिहार, दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और बोलो राजस्थान, मुझे लगता है यहाँ तक तुम्हारा झारखंड तक हिंदी चलता है। उसके बाद आप इधर उधर जाएंगे, आप मध्य प्रदेश में भी हिंदी है, मध्य प्रदेश तक हिंदी है। उसके बाद महाराष्ट्र में मराठी का थोड़ा चल रहा है, थोड़ा आप महाराष्ट्र के गांव में चले जाएंगे, बहुत बार लोग हिंदी नहीं समझते हैं जी। तो ये है। तो देखिए हम लोग इतने स्टेट में मेजॉरिटी में आएंगे लैंग्वेज वाइज, पर बाकी में तो हम क्या पहुंच जाएंगे? माइनॉरिटी। तो होल ऑफ द इंडिया वाइज देखना है या स्टेट वाइज? स्टेट वाइज। अच्छा एक बात बताओ, अभी तुरंत बोला कि माइनॉरिटी को राइट है कि वो अपने पसंद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, चला सकते हैं, पर इसका मतलब क्या है कि सरकार एकदम नहीं देखेगी कि तुम्हारे यहाँ हो क्या रहा है? एकदम देखेगी। जो रेगुलेटरी मेजर्स हैं वो तो देखा जाएगा कि तुम पढ़ा क्या रहे हो भाई वहाँ पे। कहीं मालूम चला ऐसा वैसा कुछ पढ़ा दिए, मालूम चला वो बच्चा बाद में जाके बंदूक चलाने लगा, तो दिक्कत भी तो हो सकता है। बहुत बार यूपी के अंदर बहुत बार चेकिंग होता है, आपने देखा होगा कि बहुत बार ये लोग चेकिंग वेकिंग करते हैं, है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे, मदरसा पे, और वहाँ जाके जब चेकिंग होता है तो पता चलता है कि शायद जिस स्टैंडर्ड से पढ़ाई होनी चाहिए उस स्टैंडर्ड की पढ़ाई नहीं हो रही। साइंस, मैथ्स, इंग्लिश जो पढ़ाना चाहिए वो ना पढ़ा के कुछ और ही पढ़ा रहे हैं। तो क्या वो रोक लगा सकते हैं? तो याद रखिएगा वो रोक लगा सकते हैं, है ना। चलिए अब आ जाओ जल्दी से। तुमको याद होगा आर्टिकल 31 डिलीट है ना, तो वही लिखा है आर्टिकल 31 में क्या होता था? राइट टू प्रॉपर्टी। क्या अब ये फंडामेंटल राइट रहा? क्या नहीं रहा, लेकिन उसके जगह पे क्या लाया है? आर्टिकल 300A, और उसमें आपको ये राइट दे दिया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि राइट टू प्रॉपर्टी जो पहले फंडामेंटल राइट था उससे हट के नॉर्मल राइट बन गया। अरे नॉर्मल राइट बन गया ना भैया। तो राइट टू प्रॉपर्टी पहले क्या होता था? एक्चुअली क्या होता था, राइट टू प्रॉपर्टी जब तक फंडामेंटल राइट था ना, सरकार कभी रोड बनाना चाहे तो कोई अपना प्रॉपर्टी ना दे, डैम बनाना चाहे या रेलवे लाइन बनाना चाहे, एयरपोर्ट बनाना चाहे तो कोई क्या ना दे? लैंड ही ना दे। तो उसको वहां से हटा के नॉर्मल राइट में ले आया। नॉर्मल राइट की तो 100 एक्सेप्शन हो सकते हैं, देखते नहीं, मुआवजा मिलता है और तुम्हारा जमीन जबरदस्ती ले लिया जाता है जी, जबरदस्ती, आप कुछ नहीं कर सकते। चलिए आर्टिकल 31 भी कंप्लीट, बस लास्ट वाला आर्टिकल 32 है। उसके बाद तुमको ज्यादा क्यों नहीं है, मैं पहले ही बहुत सारा पेज पढ़ा चुका हूं। मुझे लगता है बहुत गिनूंगा तो मुझे 5 पेज पढ़ाना होगा, बस 5 भी नहीं, ठीक से 4 ही है ना। पांच बोलने से क्या, डर फैलाने से कुछ होगा कि पढ़ना पड़ेगा? जानते हो पेज कैसे खत्म होता है? पढ़ के। भाई वही मैं बोलना चाह रहा। जूस कैसे खत्म होगा? पी के। तो ऐसे ही है, पेज कैसे खत्म होगा? पढ़ के। तो चलो चले पढ़ने। आइए आर्टिकल नंबर 32, बस लास्ट है, जल्दी देखो
क्या है? हेडिंग 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 हेडिंग। जल्दी देखो जल्दी देखो, सुनिए। आर्टिकल 32 को गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। लिख लो कहीं पे, क्या कहा जाता है? गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट। क्या कहा जाता है? गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट। अब ऐसा क्यों कहा जाता है मैं बता रहा हूं। इधर देखो, देखो फंडामेंटल राइट है ना, आपने अभी 14 से कहां तक पढ़ा? 14 से 30 तक। 14 से 30 लिखने से नहीं होगा ना, ये मिलना भी चाहिए। तो मिलना भी चाहिए, उसको इंश्योर करेगा 32। मतलब 14 से 30 एक तरफ, 32 अकेले एक तरफ। अगर 32 ना हो तो 14 से 30 का कोई मतलब ही नहीं। 14 से 30 मात्र एक कोरा कागज बन के रह जाएगा। अब बोलोगे 32 में ऐसा क्या लिखा हुआ है, तो मैं बताता हूं। 32 में क्या, पहले ये उतारोगे। ये इंश्योर करता है, ये क्या करता है? इंश्योर करता है कि आपको 14 से 30 मिले ही मिले। दैट ऑल FR आर इंप्लीमेंटेड। इसलिए आर्टिकल 32 को गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट कहते हैं। मतलब आर्टिकल 32 ना होता तो मुश्किल हो जाता। एक बच्चा पूछ रहा 31 कहाँ गया था? 31 बताया नहीं अभी तुरंत। 31 डिलीट हो गया, उसके जगह कौन आ गया? 300A। और 300A की गिनती तो नॉर्मल राइट में है ना। एंश्योर दैट ऑल फंडामेंटल राइट्स आर इंप्लीमेंटेड। इसलिए 32 को क्या बोला जाता है? गार्जियन ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स। चलो मैं बताता हूं कैसे। आर्टिकल 32 का कहना है, सुन लो पहले अच्छे से। आर्टिकल 32 का कहना है कि कभी भी अगर आपके फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट होते हैं, कभी भी अगर आपके फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट होते हैं, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मतलब पहले वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये वाला लेयर बाय लेयर चढ़ने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली कहां पहुंच सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं मालूम है? बहुत जरूरी होते हैं ना भाई, जीवन जीने के लिए जरूरी है। अब जीवन जीने से जुड़े हुए राइट्स हैं, उसमें भी तुम बोलोगे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो ऐसे में तो जीवन जा चुका होगा जब तक सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। इसलिए सीधा क्या? सुप्रीम कोर्ट। चलिए यहां देख लीजिए, आर्टिकल 32 गारंटी देता है कि आपको फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे। मिला? आर्टिकल 32 एक फंडामेंटल राइट देता है कि अगर कभी भी आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ तो आप डायरेक्टली कहां पहुंच सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। कहां वर्ड लिखा है डायरेक्टली? डायरेक्टली वर्ड नहीं है, मिलेगा कोई बात, नीचे लिखा हुआ, लिखा है ये देखो। तो क्या आपको अदर रेमेडीज को पहले एग्जॉस्ट करने की जरूरत है? ना, सीधा सुप्रीम कोर्ट का रास्ता पकड़ो। ऑटो वाले को बोलो सीधा सुप्रीम कोर्ट ले चलो, करकरडुमा कोर्ट बगल में ना। सीपीसी नहीं बोलता था कि सबसे पहले छोटे कोर्ट में जाओ, ये सब नहीं चलेगा। फंडामेंटल राइट अफेक्ट हुआ, सीधा ऑटो वाले को बोलना, सीधा कहां पहुंचा? सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्ट। क्लियर है? और याद रखना, चूंकि इतना इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए कहा गया है आर्टिकल 32 को न कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। मतलब ये फंडामेंटल राइट को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, बस एक ही जगह किया जा सकता है। बताओ कहां? जब लगा है प्रेसिडेंट ऑर्डर, वो भी कहां? इमरजेंसी में तो सब कुछ ही खत्म हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ही सस्पेंड हो जाता, क्या करोगे तुम? तो सीधा कहां पहुंच जाने का? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फंडामेंटल राइट अफेक्ट हुआ, ऑटो वाले को क्या बोलेंगे? ले चल सुप्रीम कोर्ट, ले चल सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। बीच में कितने भी कोर्ट आ रहे हैं, हाई कोर्ट आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ रहे हैं, उतरना है क्या लालच में? ना, सीधा सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट आपका केस लेगा। अच्छा, जब तुम जाओगे सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट क्या देगा? ऑर्डर, और उसी को बोलते हैं रिट। उसी को क्या बोलते हैं? रिट। तो जब आप फंडामेंटल राइट्स के मामले को लेके जाएंगे कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगा उसको क्या बोलते हैं? रिट। क्या बोलते हैं? रिट। अब मैं बताता हूं रिट के अंदर होता क्या है। इधर देखो, देखिए सबसे पहले भाई रिट जो है वो क्या है, जल्दी बताओ तो। इधर देखिए,
रिट एक ऑर्डर है, डायरेक्शन है, किसका? सुप्रीम कोर्ट का। किस आर्टिकल के अंदर? 32 के अंदर। ये कब देता है? जब आपके फंडामेंटल राइट अफेक्ट होते हैं। अब बोलेगा सर ये तो ठीक है, इस हाई कोर्ट कहां से घुस गया बीच में? याद रखना, रिट इशू करने का राइट हाई कोर्ट को भी है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। रिट का मतलब ऑर्डर या डायरेक्शन जो कौन दे रहा है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या कौन? आर्टिकल 32 है या 226? लेकिन इसमें क्या है, आपका फंडामेंटल राइट अफेक्ट होगा तो भी, अदर राइट्स अफेक्ट होगा तो भी। तो इसका मतलब हाई कोर्ट के पास आप कभी भी पहुंच सकते हो रिट पिटिशन लेके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास रिट पिटिशन लेके तभी जाओगे जब फंडामेंटल राइट अफेक्ट हुआ है। अब कुछ लोग बोलेंगे तो ऐसे तो सर मुर्गी चोरी का केस लेके पहुंच जाएंगे हाई कोर्ट हम लोग, सर रिट दीजिए रिट। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम देखो अभी नीचे हम पढ़ेंगे कुछ तो पता चलेगा। आ जाओ, देखो सुप्रीम कोर्ट के पास तो तुम तब जाओगे जब तुम्हारा फंडामेंटल राइट अफेक्ट हुआ होगा, लेकिन हाई कोर्ट के पास तुम तब जाओगे जब लग रहा है कि कोई रेमेडी है ही नहीं। सर नॉर्मल लॉ में कोई रेमेडी नहीं है, या रेमेडी है भी तो वो क्या है? इनएडिक्वेट है। तो आप हाई कोर्ट के पास अदर राइट्स के लिए भी जा सकते हैं, बाकी फंडामेंटल राइट के लिए तो ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं है। सीधा सुप्रीम कोर्ट, मन है तो तुम सीधा हाई कोर्ट भी चले जाओ, कोई बात नहीं, क्योंकि रिट इशू करने का पावर दोनों को है, हाई कोर्ट को भी है और सुप्रीम कोर्ट को भी। पर मेरा मानना जब फंडामेंटल राइट वाले बात होंगी तो सीधा सुप्रीम कोर्ट ही जाऊंगा। मैं हाई कोर्ट के पास तो तभी जाऊंगा जब अदर राइट्स हों, और अदर राइट्स कब? जब नॉर्मल लॉ में कोई रेमेडी नहीं है, या रेमेडी है तो इनएडिक्वेट। क्योंकि अदर राइट्स पे वो क्यों रिट इशू करेगा? अगर बोलेगा मोहम्मद सर सैलरी नहीं मिला रिट इशू कीजिए, अरे सैलरी नहीं मिला तो जा मिनिमम वेजेस एक्ट में, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में, लेबर लॉ में आ जाओ। हाँ, लेकिन तुम ऐसा सिचुएशन बना दिए, सर हमने सब लॉ देख लिया, कहीं कोई भी रिलीफ नहीं है, तो आओ मैं इशू करता हूँ रिट। क्या इशू करता हूँ? रिट। तो चलो मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, जल्दी बताओ, अगर फंडामेंटल राइट अफेक्ट हुए तो कहां जाना चाहोगे? सुप्रीम कोर्ट। किस आर्टिकल में? 32। और सुप्रीम कोर्ट तो क्या बोलोगे? सर रिट इशू कीजिए। क्या इशू कीजिए? रिट। अच्छा, अदर राइट्स अफेक्ट हुए, अदर मतलब फंडामेंटल नहीं, तो हाई कोर्ट बोलेगा अदर राइट्स में कहां आ गया? यहाँ पे जज सबसे छोटे कोर्ट में। तो सर तुम दो बात बोलोगे, सर निचले कोर्ट में ही गया था, रेमेडी नहीं है ना, अगर रेमेडी है भी तो इनएडिक्वेट है, इसलिए आपके पास आए हैं, रिट इशू कीजिए। क्या इशू कीजिए? रिट। इसको लगा मैं इसको प्रणाम कर रहा हूं, बोले चलिए रिट कितने तरीके के हो सकते हैं? 5। चलो 5 का नाम बोलो। रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस। रुक जाओ, कंप्यूटर फंस गया, कंप्यूटर हैंग कर गया। अच्छा, तुम लोगों से ज्यादा, मेरे से ज्यादा तो यही थक जाता है यार, है? सुबह से चल रहा है ये। अच्छा, हम लोग तो सीधा 12 बजे से शुरू होते हैं, हम लोग भी तो सुबह से चलते हैं। आइए, रिट ऑफ बोलो, जल्दी बोलो। रिट ऑफ हैबिस कॉर्पस, रिट ऑफ मैंडेमस, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ सर्टेरारी, रिट ऑफ क्यो वारंटो, है ना? चलिए आप सुनो, सबसे पहले रिट ऑफ हैबिस कॉर्पस। इधर देखो, इधर देखो, रिट ऑफ हैबिस कॉर्पस क्या होता है? टू हैव द बॉडी, मेरे से पहले पढ़ लेते हो तुम लोग तो, है ना? चलिए, टू हैव द बॉडी, अब इसका मतलब क्या है सो सुनिए। अभी तुरंत कुछ दिन पहले हैबिस कॉर्पस लगा है, अभी तुरंत मैं बताता हूं कैसे। अभी अगर आप लोग न्यूज वूज देखते हो, ऐसे आई एम डैम श्योर कि तुम न्यूज नहीं देखते हो। देखते हो? अच्छा, अगर आप न्यूज देखते हैं तो अभी कुछ दिन पहले पंजाब में एक जिसको, हाँ क्या नाम, कोई सिंह करके नाम है, हाँ, उसको पुलिस पकड़ने गई, ठीक? 8,000 पुलिस थी शायद, हाँ जी, और 8,000 थी, 80,000 थी, 80,000, तो भी उसको पकड़ नहीं पाई। तो तुम देख लो हालत। अच्छा, सबको पकड़ ली, उसको नहीं पकड़ पाई। 2 दिन लक्ष्मी नगर है, तुमको कैसे मालूम है बात? न्यूज में है। कब भाई? नहीं भेजो मत, मतलब रहने दो, मैं बड़ा सेफ रहता हूं भाई। लक्ष्मी नगर में देखो, उसको गली भी मालूम है, देख रहे हो? लक्ष्मी नगर का एड्रेस ऐसे आता है, 10 नंबर गली, 12 नंबर गली, 15 नंबर गली, 6 नंबर गली। सुनिए, हाँ जी सुनो, पहले 6 नंबर गली सुनो।
शांत 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 शांत। अब क्या हुआ कि पुलिस का कहना था कि वो भागा हुआ है, उसके परिवार वाले क्या बोल रहे थे कि पुलिस उसको ले गई है, अब पुलिस झूठ बोल रही है। उसके घर वाले क्या कह रहे थे कि जब 8,000 या 80,000 जो पुलिस बोल रहे हो, तो वो बोल रहे कि जब सबको पकड़ लिया तो मेरे बेटे को भी पकड़ लिया हो, तो पुलिस उसको रखी हुई है अपने पास और उसको मार देगी। नहीं समझे? तो उनके घर वालों ने क्या डाल दिया, रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस। जब हैबेस कॉर्पस डाल लेगा तो होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट स्टेट को, स्टेट का मतलब कौन हो गया, सरकार, राज्य सरकार नहीं, पूरे सरकार को डायरेक्शन देगी कि इस आदमी को मेरे सामने प्रेजेंट करो, इस आदमी को मेरे सामने प्रेजेंट करो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसमें अभी तुरंत हैबेस कॉर्पस लगा दिया था उनके परिवार वालों ने, लेकिन जब तुम बोल रहे हो कि लक्ष्मी नगर में देखा गया, इधर देखा गया, उधर देखा गया, तो इसका मतलब पुलिस ने तो उसको पकड़ के रखा नहीं है। यही है ना, यही तो पता चला। लेकिन मान लो अगर सच में पुलिस पकड़ के रखी होती तो फिर उसको, हाँ, हैबेस कॉर्पस चूंकि इशू हो चुका था तो उनको उनके सामने रखना पड़ता। जैसे पुलिस छिपा के रखी है, पीट रही है उसको बढ़िया से, है ना, जो ऑन एक्चुअली रिकॉर्ड में नहीं डालेगा ना पुलिस। आप तो समझ रहे हैं, पुलिस बड़ा खतरनाक है। बोला अभी देखा नहीं था कैसे गाड़ी पलटा दिया था, तो कोई ठीक नहीं है, समझ रहे हो आप? तो वो क्या करते हैं, कभी कभी ऑफ रिकॉर्ड रख लेते हैं, जैसे पकड़ लिया और बोला हमने अरेस्ट नहीं किया, उसको कूट रहा पकड़ के बढ़िया से, क्योंकि उसको मालूम है अगर रिकॉर्ड में ले आऊंगा तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने रखना पड़ेगा, क्या पता मजिस्ट्रेट के सामने छूट जाए, तो पहले वो पकड़ पीट देता है। तो उसके घर वाले बेचारे डर रहे थे कि लगता मार देगा मेरे बेटा को, तो उन्होंने हैबेस कॉर्पस डाल दिया। अगर पुलिस ने सच में रखा होता तो पुलिस को उसको हाजिर करना पड़ता। यही है हैबेस कॉर्पस। हैबेस कॉर्पस में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि इस आदमी को मेरे सामने क्या करो, प्रेजेंट। लेकिन क्या पुलिस प्रेजेंट कर पाई होगी? पुलिस वहां पर क्या आंसर दी होगी, सर हमारे पास वो नहीं है, हम खोज रहे हैं। और डेली सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जा रहा होगा कि यहां छापा मारा, वहां छापा मारा, ये किया वो किया। लक्ष्मी नगर में था तो बड़ा डर का बात है भाई। आइए अगला। हाँ जी, तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, कोर्ट क्या कहता है, एक ऑर्डर देता है, कॉलिंग अपॉन द पर्सन हु हैज डिटेन्ड अनदर। जैसे पुलिस ने पकड़ रखा तो पुलिस को ऑर्डर जाएगा, क्या करने के लिए, कि जल्दी से प्रोड्यूस करो, है ना, किसके सामने, मेरे सामने। अब मुझे बताओ कि क्यों उसको पकड़ के रखे हुए थे। अगर उसका कोई लीगल जस्टिफिकेशन है तो रखो, लेकिन लीगल जस्टिफिकेशन नहीं तो उसको फ्री करो। तो इसका मतलब पुलिस किसी को भी ऐसे उठा के ले जा सकती नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो हैबेस कॉर्पस किन लोगों के लिए होता है? ऐसे लोगों के लिए होता है जिसको कन्फाइन कर लिया गया, कैद कर लिया गया है विदाउट एनी लीगल। किडनैपिंग आ जाएगा इसमें। किडनैपिंग में ही तो होता है कि तुमको कन्फाइन कर लिया जाता है विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन। जल्दी बोलो। अच्छा, इस रीट को अगर तुम नहीं माने तो, जैसे पुलिस रखी हुई है फिर भी उसको प्रोड्यूस नहीं कर रही है, तो ये क्या माना जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जाएगा पुलिस वाला सब अंदर। अब आइए रिट ऑफ मैंडमस। मैंडमस का मतलब होता है कमांड। सबसे पहले तो याद रखना ये सिर्फ सरकारी लोगों पे लगता है, ओनली अप्लाइज टू गवर्नमेंट ऑफिसर्स, प्राइवेट लोगों पे नहीं, ओनली टू गवर्नमेंट ऑफिसर्स। सुन लीजिए, यहां देखो लिखा भी हुआ है, यहां पे देखो, कोई भी पर्सन है, कोई भी कॉरपोरेशन है, कोई भी इंफीरियर कोर्ट है, कोई भी गवर्नमेंट है ना, उसको इन्होंने कहा है कि जो तुमको काम करना चाहिए तुम कर क्यों नहीं रहे हो। इन टोटल किसके ऊपर लगता है, पब्लिक अथॉरिटी पे लगता है। जैसे मालूम चला लक्ष्मी नगर में मान लीजिए गड्ढा खोद दिया और 2 साल तक छोड़ दिया। अब बताइए उसमें पानी भरने के बाद, है ना, तरीके तरीके के मच्छर का जन्म होगा। इतने स्ट्रॉन्ग मच्छर जमा हो गए उसके अंदर कि आदमी को उठा के लेके चले जाते हैं। अब बताओ, और एमसीडी काम नहीं कर रहा, तो एमसीडी तुमसे तो सुन नहीं रहा, तो तुम किसके पास चले जाओगे, कोर्ट के पास, चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। साहब आप डायरेक्शन दीजिए तभी काम करेगा। तो उधर से क्या इशू होगा, रिट ऑफ मैंडमस। उनको लगेगा डांट कि तुम्हारा जो पब्लिक ड्यूटी बनता है क्यों नहीं कर रहे हो, करो जल्दी, है कि नहीं। अच्छा एक बात बताइए, जब मैं बोल रहा हूं सरकारी लोगों पे लगेगा तो क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर पे भी लगा दोगे? प्राइम मिनिस्टर तक लग जाएगा, प्राइम मिनिस्टर तक लग जाएगा, लेकिन यहां तक महामहिम पे नहीं लगेगा। 2 है ना महामहिम, कौन, भारत के राष्ट्रपति और
राज्यों के राज्यपाल, इनके ऊपर रिट ऑफ मैंडेमस इशू हो नहीं सकता। आइए, रिट ऑफ प्रोहिबिशन और रिट ऑफ सर्टरारी, याद रखना ये दोनों चीज सुन लो। रिट ऑफ प्रोहिबिशन और रिट ऑफ सर्टरारी दोनों एक ही चीज है, पर दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। पहले समझो क्या, पहले दोनों में ही यहां कोर्ट को डांट लगाता है, इंफीरियर कोर्ट को। किसको डांट लगाता है? इंफीरियर कोर्ट को। अब इंफीरियर कोर्ट को क्यों डांट लगा रहा है सुनो। इंफीरियर कोर्ट ने औकात से बाहर जाके केस ले लिया, मतलब उसका जुरिडिक्शन बनता नहीं है, फिर भी केस ले लिया। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को नहीं माना जा रहा है कोर्ट में, और साफ देख के लग रहा है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को कि निचले कोर्ट ने गलती की है, तो क्या वो गलती का डांट लगा देगा? यस। प्रोहिबिशन में क्या बोलेगा वो कि तुमने केस अभी लिया नहीं है तो तुम लोगे नहीं। और सटरारी में क्या होता है, वो केस ले चुका है। सटरारी में क्या होता है, वो केस ले चुका है, तो बाद में उसको कहा जाता है केस छोड़ने के लिए। जैसे देखिए मैं बताता हूं, यहां पर लिखा हुआ देखो, तो दोनों का मतलब यही है। यहां सबसे लास्ट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो कहा ना दोनों रिट का एक ही जैसा ऑब्जेक्टिव है, पर दोनों में डिफरेंस है। प्रोहिबिशन कब लगता है? अर्लियर स्टेज। अर्लियर का मतलब अभी केस लिया नहीं है, लेने वाला ही है, बस तुमने प्रोहिबिट कर दिया। और सटरारी में क्या होता है, देखो तो केस वो ऑलरेडी ले चुका है, केस चलना स्टार्ट हो चुका है। तो अगर जैसे मालूम चला निचला कोर्ट का जुरिडिक्शन बनता नहीं है और केस लेने जा रहा है, तुम क्या इशू करवा दो? रिट ऑफ प्रोहिबिशन। और केस ले चुका है और चल रहा है, और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस सबको नहीं माना जा रहा है, तो तुम क्या इशू करवा लो? रिट ऑफ सटरारी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार? पहले बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने निचले कोर्ट को डांट लगाएगा। क्या लगाएगा? डांट। तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ सटरारी सेम चीज है। प्रोहिबिशन तब है जब केस लिया जा ही रहा है, लिया गया नहीं है। और रिट ऑफ सटरारी कब है? जब केस लिया जा चुका है और केस को ठीक ढंग से चलाया जा रहा नहीं। याद रहेगा? अरे वो उसी जैसा हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस और डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस में क्या होता था कि अभी डिसीजन आया नहीं है, लेकिन रेस जुडिकाटा में क्या होता था? डिसीजन आ चुका होता था। लेकिन ये उससे भी पहले केस लिया नहीं गया है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, केस ले लिया गया है, रिट ऑफ सटरारी। याद रहेगा? अब आ जाओ लास्ट, अब खत्म ही है। रिट ऑफ क्यू वारंटो। लिखो, क्यू वारंटो का मतलब क्या होता है, लिखो। व्हाट इज योर अथॉरिटी? पूछ नहीं रहा हूं, लिखने के लिए बोला हूं। व्हाट इज योर अथॉरिटी? व्हाट इज योर अथॉरिटी? व्हाट इज योर अथॉरिटी? व्हाट इज योर अथॉरिटी? लिख लिया? आइए, हुआ क्या सो सुनो, इधर देखो, इधर देखो। सबसे पहले सरकारी नौकरी पे लगता है। बोलोगे सर कहां लिखा हुआ सरकारी नौकरी? ऑफिस इज पब्लिक। पब्लिक का मतलब लिखो सरकारी नौकरी, ठीक है। चलो इधर देखो, इधर देखिए, एक ये बच्ची है, नाम भूल गया इसका, है युक्ति। युक्ति ने एसबीआई बैंक पीओ का एग्जाम दिया, ठीक है। युक्ति ने एसबीआई बैंक पीओ का एग्जाम दिया। बगल में कौन बैठी? यशी, ठीक है। युक्ति को आया, ध्यान से सुनिएगा, युक्ति को आया मालूम चला 192 मार्क्स और याशी को आया 182 मार्क्स। नौकरी किसको मिलना चाहिए? युक्ति को मिलना चाहिए। अरे ज्यादा मार्क्स लाइए ना। लेकिन युक्ति को कहीं से पता चलता है कि याशी को अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया और इसका रिजेक्ट हो गया। तो ये गई पूछने के लिए, तो कौन सुनता है इस देश में? उल्टा मारपीट के उसको भगा दिया गया। तो ये कोर्ट में चली गई और कोर्ट से इशू करवाई रिट ऑफ क्यू वारंटो। किसको? याशी को। वहां से रिट आया याशी खिलाफ कि व्हाट इज योर अथॉरिटी? तुम जो यहां नौकरी कर रही हो, क्या अथॉरिटी है तुम्हारी? तो ये कोर्ट को बताएगी 182 मार्क्स। तो वो तुम्हारा 182 है, 192 वाली बैठी हुई है, तो तुम कैसे घुस गई? निकल नौकरी से। तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा और नौकरी किसको मिलेगा फिर? युक्ति को, क्योंकि उसकी अथॉरिटी तो बनती नहीं थी ना। क्योंकि अगर ये ना हो तो घूस खा खा के ये लोग क्या करेंगे, किसी को भी सरकारी नौकरी देंगे। और सरकारी नौकरी पर सबका हक है, और सबका हक का मतलब जो ज्यादा मार्क्स लाएगा, ज्यादा मेहनत करेगा, उसको पहले मिलना चाहिए ना। तो यहां पे युक्ति रिट ऑफ क्यू वारंटो इशू करवा देगी। किसको? याशी को।
और यासी से पूछा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा, व्हाट इज योर अथॉरिटी, ये सीधा समझ गई मैं काम, कोई अथॉरिटी नहीं, मैं छोड़ती हूँ नौकरी, फिर से एग्जाम दूंगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर, पहले बताइए। तो देखिए क्या लिखा है, द फंडामेंटल बेसिस क्या है कि पब्लिक, देखो इज दैट द पब्लिक हैज एन इंटरेस्ट टू सी दैट कि कोई अनलॉफुल क्लेमेंट तो नहीं घुस गया पब्लिक ऑफिस में। अनलॉफुल क्लेमेंट का मतलब उसने उतना मार्क्स लाया नहीं जिससे उसको नौकरी मिलना चाहिए, लेकिन वो नौकरी कर रही है। पर याद रखना ये सिर्फ सरकारी ऑफिस में लगता है, प्राइवेट ऑफिस में लगता नहीं है। अब हम जरा प्राइवेट ऑफिस में हो सकता है दोनों के मार्क्स देखे गए हों, लेकिन जो याशी है वो बोलने में बड़ी अच्छी हो, तो इंटरव्यू लेने वाले को भाग गई हो का मतलब कन्विंस हो गया हो कि भाई हाँ तो ये लड़की लगता है मेहनती है और इसको नौकरी पर रखा जाए। तो प्राइवेट पार्टी तो किसी को भी नौकरी पर रखे, आप क्या कर लेंगे बताइए, है कि नहीं। लेकिन सरकारी नौकरी में ये सब चलेगा नहीं। फिर से बता दे रहा हूँ, क्यों वारंट हो तब इशू होगा जब सरकारी ऑफिस हो। सरकारी ऑफिस कैसे होगा, या तो किसी लॉ में बना हो या कहाँ बना हो, कॉन्स्टिट्यूशन में बना हो, और रेस्पोंडेंट ने भी अपना क्लेम रखा हो। जैसे अगर शुरू में ही ये गई युक्ति गई याशी को बोली कि भाई तुमको नौकरी छोड़ना चाहिए और छोड़ के चली गई, तो बात ही नहीं थी। यहाँ रेस्पोंडेंट कौन है, वो सेकेंड पार्टी है ना जिसको कम मार्क्स आया है, वो रेस्पोंडेंट है। तो रेस्पोंडेंट भी कह रहा है नहीं मेरा ऑफिस है, मैं भी नौकरी करूंगी, तो ठीक है दोनों में झगड़ा हो गया, अब होगा क्यों वारंट। लेकिन अगर वो छोड़ के चली जाती तो कोई झगड़ा ही नहीं है, क्यों इशू होगा क्यों वारंट हो, है कि नहीं, आराम से बात हो गया। तो सुनो फंडामेंटल राइट तो हो गए खत्म। अब छोटी छोटी दो चार चीजें हैं। क्या तुम लोग ब्रेक ब्रेक करते रहते हो। देखता हूं मैं, देखता हूं। मुझे लग रहा है एसी से कहीं गर्म हवा तो नहीं आ रहा, देखो जरा, ठंडा ही है ना, ठीक है। रुक जाओ, कितने एसी चल रहे हैं अभी, वहां एसी चल रहा है, वहां एसी चल कितने रहे हैं, तुमसे पूछ रहा हूं भाई। दो चल रहे हैं, एक बंद करवा दिया था तो एक चला दो। नहीं ये वाला नहीं, वही चलेगा, वो ऐसे चलता ना, ये दोनों चल जाएगा तो मैं बर्फ का बन जाऊंगा। अभी हो जाएगा, चलो 10 मिनट का ब्रेक था, हो गया डिस्कशन में। दस मिनट का ब्रेक है। हालत खराब है तुम लोग का, नहीं।
अभी तुरंत आया क्या ये? अब तुम नहीं पकड़ा जाएगा अब तो गया। अब तो देखो क्या। चलो बैठ जाओ, टाइम हो गया। D2H वाले बच्चे थोड़ा बातचीत करो मेरे से। फेस टू फेस वाला सब तो बेहोश हो गया है, तो D2H वाला ही बच्चा सब कुछ बात कर लो। रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए आएगा। हाँ, उसमें लिखा हुआ है, मेरे बुक में जो है ना ऊपर लिखा हुआ है ज़्यादातर। आने के लिए आ सकता है। कितने लोगों ने मूवी देख लिया भाई? आज मैं जाऊंगा आई मैक्स। आई मैक्स में रिलीज हुई है ना, आज आई मैक्स जाऊंगा। हम्म। दिल्ली आके आपसे मिलना है तो कहाँ पे आना होगा? दिल्ली में आपको आना है लक्ष्मी नगर। टाइम आउट। बहुत बच्चा ये घंटी सुन के भाग जाएगा, छुट्टी हो गया, छुट्टी हो गया, छुट्टी हो गया। छुट्टी नहीं। पूजा झा नाम की स्टूडेंट पूछ रही है, हेड ऑफिस लक्ष्मी नगर में है, मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 5 के सामने, वहीं पे आना होगा। सुलेखा, थैंक यू। पूजा झा, आप लक्ष्मी नगर में आ सकती हैं, मेट्रो स्टेशन के बगल में हेड ऑफिस है हमारा। चलिए शुरू करें। हाँ जी, बेहोश लोग मुंह पे पानी मारो सबके। एक दो स्टाफ रखना पड़ेगा लगता है तुम लोग के लिए, है ना, डेली पानी मार के जगह जगह के पढ़ाएगा, है ना। चलिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? डीपीएसपी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? डीपीएसपी। चलो जल्दी बोलो, शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म बोलो। अरे जल्दी से लिखो, डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब
ये 5 स्टार रेटिंग एग्जाम में हर बार आता है, एग्जाम में हर बार आता है 5 स्टार रेटिंग। अरे बात मत करो यार, 10 मिनट का ब्रेक दे दिया, अब इससे ज्यादा क्या, फिर तुम लोग ज्यादा बात कर रहे हो। शांत हो जाओ। ब्रेक इसलिए दिया था कि तुम एफिशिएंट होकर पढ़ाई करो। हाँ जी, उधर पिलर, शांत शांत शांत, हाँ शांत शांत। कान में मत बोलो, इधर देखो। अरे मत बोलो, इधर देखो। हाँ चलिए, अब डीपीएसपी क्या है जरा ध्यान से सुनो। पहले फुल फॉर्म बोलो डीपीएसपी का। चलो इतना पढ़ जाओ, बस 2 लाइन है बस। अरे जोर जोर से। पढ़ लिया? अब सुनो जरा ध्यान से, डीपीएसपी पर बड़ा अच्छा चार्ट बनाया मैंने। आइए, डीपीएसपी क्या है तो देखो इधर, पहले इधर डीपीएसपी कहां दिया गया है? पार्ट 3 नहीं, पार्ट 4। आर्टिकल कहां से? 36 से 51। अब शांति से सुनते रहना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया है डायरेक्शन, किसको? गवर्नमेंट को या स्टेट को, वही इन टोटल स्टेट ही बोल दो ज्यादा अच्छा है। कि देखिए, इस देश को चलाना किसका काम है? स्टेट का, गवर्नमेंट का। कि जब भी तुम देश को चलाने के लिए कोई पॉलिसी बनाओगे तो उस पॉलिसी को बनाते वक्त मेरे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उसको फॉलो करना। इसे क्या बोलते हैं हम? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर से ये तुम लोगों को बोलना पड़ेगा, जैसे जैसे मैंने बोला था। डीपीएसपी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने डायरेक्शन दिया स्टेट को, देश को चलाने के लिए जब तुम पॉलिसी बनाओगे, उस पॉलिसी को बनाते वक्त मेरे इन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना। अगर मेरे इन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखोगे तो पॉलिसी अच्छी बनेगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो अब तुम बोलोगे, चलो डीपीएसपी का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, अब तुम बोलोगे। एक बार आप सब बोल देगा। यही है। चलो अब जरा ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं। तो इसका मतलब ये एक गाइडलाइन है सरकार के लिए, जिससे कि सरकार कंट्री को चलाए। तो दीज आर द गाइडलाइंस टू रन द कंट्री बाय स्टेट और द गवर्नमेंट, है ना। एक तरीके से गाइडलाइंस है कि इस ढंग से अगर तुम देश को चलाओगे तो देश अच्छे से चलेगा। आइए देखिए अब क्या क्या है डीपीएसपी कितने। पहला, हमेशा कोशिश करना क्या बनाने का? किसके लिए काम करना? नीचे लिखा है वह। उसके बाद ध्यान रखिएगा, इधर देखो इधर देखो इधर देखो। जब भी आप कभी भी पॉलिसी बनाना तो इस बात का ध्यान रखना कि हमारे देश का जो ओनरशिप है और कंट्रोल है क्या चीज़ों के ऊपर, मटेरियल रिसोर्सेज के ऊपर, वो सबको डिस्ट्रीब्यूट हो। सबको क्या हो? डिस्ट्रीब्यूट हो। याद है एसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट, जो बच्चा मॉडल 2 वाला उसको मालूम है। एसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट में यही लिखा गया है कि एसेंशियल कॉमोडिटीज हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो। दूसरा, कोशिश करना कि ऐसा ना हो। कैसा ना हो? किसी एक ही के या कुछ ही लोगों के हाथ में सारे रिसोर्सेस ना चले जाएं। कोशिश करना कि ऐसा ना हो, नहीं तो अमीर अमीर ही बनता चला जाएगा और गरीब गरीब ही रह जाएगा। हमारे देश में तो सब लोग रहेंगे ना, चाहे गरीब हो या अमीर। आगे, मेन और विमेन के लिए इक्वल पे लाने की कोशिश करना, और मुझे लगता है ये लेबर लॉ में कर दिया गया। अच्छा, ये क्या मतलब, ये जो लिखा है बस यही चलता है देश में, या इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ बनाना पड़ेगा? क्योंकि ये तो मात्र गाइडलाइंस है ना, सिर्फ गाइडलाइन इम्प्लीमेंट थोड़ी हो जाएंगे। गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक्ट बनाना पड़ेगा, और एक्ट बनाए गए, है ना। इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट एक पास हुआ है। उसके बाद चाइल्डहुड और यूथ को एक्सप्लॉयटेशन से बचाइए, उसके लिए लेबर लॉ में बहुत सारी चीज़ें। विलेज पंचायत बनाइए, तो विलेज पंचायत तो बन चुके हैं। राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन,
है ना, खासकर ओल्ड एज अनएम्प्लॉयड लोग, उन लोगों की सेवा के लिए कुछ ना कुछ करना किया भी जाता है। भारत में लाना है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो अभी तक नहीं आ पाया। और आपको मालूम है यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है? क्या होता है? हर धर्म के लिए एक ही लॉ, पर अभी तक भारत में ऐसा नहीं है। आपको मालूम होगा धर्म के मामलों में सबका अपना अपना लॉ, हिंदू लॉ अलग है, मुस्लिम लॉ अलग है, मोहम्मडन लॉ है ना अलग है, सबके अपने अपने लॉ हैं। जैसे ट्रिपल तलाक पे इतना जो कहानी हुआ, उसका कारण क्या था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होता तो सबके लिए, सब धर्म के लिए एक ही लॉ होता और सबको वो मानना पड़ता। तो अभी अभी की जो सरकार चल रही है वो दम लगाई हुई है कि भारत में क्या जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सर्व धर्म के लिए एक ही लॉ, लेकिन ये होना मुश्किल लगता है। आइए, बच्चा 14 साल तक जब तक है आपको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना है, इसके लिए तो एक्ट पास हो चुका है। उसके बाद शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर वीकर सेक्शन, SC ST OBC के लिए आपको काम करना, काम किया ही जा रहा है, रिजर्वेशन आ ही चुका है। इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ बनाए गए हैं, पॉल्यूशन लॉ बनाए गए हैं, है ना। जुडिशियरी को अलग रखिए एग्जीक्यूटिव से, एकदम भारत में जुडिशियरी अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है। और इंटरनेशनल मैटर में आप हमेशा क्या प्रमोट कीजिए? पीस। जानते हैं भारत शांति प्रिय देश है, कुछ दिन पहले तक था। आजकल तो बस तुम एक मारोगे हम दो मारेंगे, लेकिन ये है कि पहले हम नहीं मारेंगे, इतना तो है ही ना, है ना। तो तुम एक मारोगे हम चार मारेंगे, उधर से बोल रहा हम चार मारेंगे, है ना। सिक्योरिटी, जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन, अपने आसपास के लोगों से, अब कंट्री से अच्छा रिलेशन रखने की कोशिश करेंगे। अब सबसे बड़ा कहानी ये है, लो यहां तक ऐसे करो तो जैसे मैंने 2 लाइन खींचा, चलो हेडिंग बोलो। ये सब एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। चलो इसके ऊपर भी मैंने इसलिए चार्ट बना दिया है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि एक लॉ बनाया गया, किसको इफेक्ट देने के लिए? DPSP को इफेक्ट देने के लिए एक लॉ पास हुआ, ठीक। और वो लॉ जाके लड़ गया तुम्हारे फंडामेंटल राइट से। पर फंडामेंटल राइट में देखना पड़ेगा कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14, 19 वाला है या अदर फंडामेंटल राइट्स है। आप बताओ कौन जीतेगा? फंडामेंटल राइट जीतेगा। तुम यही कह रहे हो ना? एकदम सही उत्तर है। अगर आप देखेंगे तो यहां तक DPSP को 1 रुपया का इज्जत नहीं दिया गया। अगर आप यहां तक पढ़ेंगे तो देखिए, यहां तक साफ साफ बोला गया है कि DPSP को हमेशा फंडामेंटल राइट से नीचे ही रहना पड़ेगा। कहां लिखा हुआ है? क्या शुरू में कोर्ट ने स्ट्रिक्ट व्यू लिया और साफ बोल दिया कि DPSP और फंडामेंटल राइट में लड़ेगा तो फंडामेंटल राइट ही जीतेगा? फिर एक केस हुआ स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकरम दुराई राजन, ठीक है, हाँ दुराई राजन है ना। क्या इसके अंदर भी यही किया गया कि नहीं, DPSP को हमेशा नीचे रहना पड़ेगा? बोलो। यहां तक तुम देखोगे तो किसको जिताया जा रहा है? फंडामेंटल राइट्स को। लेकिन फिर वही, जब एक्चुअली होता क्या था मैं बताऊं, सुनो। जब भी DPSP को इफेक्ट देने के लिए लॉ बने, कोई ना कोई फंडामेंटल राइट से लड़ जाए। तो ऐसे तो जिंदगी में कभी DPSP लगेगा नहीं देश में। आपने फंडामेंटल राइट में इतने राइट्स दे दिए हैं लोगों को कि समझ रहे हो आप, कि मालूम चला DPSP को इफेक्ट देना ही मुश्किल हो रहा है। हम जब भी DPSP को इफेक्ट देने के लिए कोई लॉ बनाते हैं, वो जाकर लड़ जाता है फंडामेंटल राइट्स। और आप बोलते हैं फंडामेंटल राइट जीतेगा, तो छोड़ दो या हटा दो ना DPSP, तब क्यों रखे हुए हो तब? तो सरकार परेशान हो गई। सरकार क्या हो गई? परेशान। तो जानते हो सरकार जब परेशान होता है क्या करता है? लॉ में ही चेंज कर देता है कि जाओ देखो आर्टिकल 31 में क्या डाल दिया बीच में, और C डाल दिया। और देखो यहाँ पर C डालने के बाद स्थिति ये है, ये 31C लिख रहा हूँ मैं। 31C में क्या किया गया? कहा कि अगर DPSP को इफेक्ट देने के लिए कोई लॉ बनाया गया, अगर वो फंडामेंटल राइट में 14-19 से लड़ा, क्योंकि ज्यादातर 14-19 से लड़ता है, तो मैं देखा वो 14-19 में कुछ ज्यादा ही राइट नहीं दे दिया, फ्रीडम ये वो, और 14-19 से बार बार लड़ जाए, तो कहा तब तो भाई DPSP जीतेगा। कौन जीतेगा? DPSP। लेकिन अदर फंडामेंटल राइट से लड़ा तो फिर फंडामेंटल राइट जीतेगा। तो फिर क्या सीधे एग्जाम में 31C लिख दोगे कि पहले शुरू करोगे कि नहीं नहीं पहले तो फंडामेंटल राइट जीतेगा, फिर वो चंपक राम वाला जो है, नहीं नहीं भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं फंडामेंटल राइट ही जीतेगा। हमेशा फंडामेंटल राइट को जिताया गया, लेकिन लॉ ही बदल दिया बाद में जाकर, 31C ले आया और साफ बोल दिया
कि फंडामेंटल राइट में से 14-19 से लड़ा तो डीपीएसपी जीतेगा, क्योंकि ऐसे में तो कभी जिंदगी में डीपीएसपी नहीं आएगा भाई। डीपीएसपी के लिए जब भी लॉ बनाए बीच में कौन आ जाए, 14-19, तो 14-19 से लड़ा तो भाई डीपीएसपी जीतेगा, लेकिन बाकी से लड़ा तो फंडामेंटल राइट जीतेगा। तो ये स्थिति है, फाइनल स्थिति है। मिल गया आपको? ये चार्ट बना हुआ है क्या बुक में? तभी तो कोई हरकत नहीं है। हटाऊं? ये सेम उसके जैसा नहीं हो गया जब शुरू में हम लोग पढ़ रहे थे कि क्या फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, तो शुरू में बोला था एकदम नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं, बाद में जाके बोल दिया कर लेना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कर लेना, बशर्ते फंड जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको खराब मत करना। अच्छा, दोनों में डिफरेंस तुमसे आ जाए तो कि डीपीएसपी और एफआर में क्या डिफरेंस है, जल्दी बोलो। सबसे पहले डीपीएसपी कहाँ है, फंडामेंटल राइट कहाँ है? एक तो ए बन जाएगा, तो सब मिला के 4 बन जाएगा तुम्हारा। बाकी डीपीएसपी में पॉजिटिव चीजें लिखी गई हैं, मतलब डूज लिखे गए, ऐसा करना ऐसा करना, लेकिन फंडामेंटल राइट में बहुत जगह नेगेटिव भी दिया हुआ है, डोंट्स भी दिया हुआ है, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। देखे थे? नहीं बोलते चाइल्ड लेबर मत करवाना, बिगाड़ सिस्टम मत करना, और ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग मत करना। तो ज्यादातर जगह वो नेगेटिव बोलता हुआ नजर आता है, लेकिन डीपीएसपी तुम देखे थे ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, डूज है। आइए, डीपीएसपी क्या कोर्ट एनफोर्स कर सकता है 32 और 226 के अंदर? ना, उस पर कानून बनाना पड़ेगा आपको। तो डीपीएसपी अपने मन से नहीं एनफोर्स हो सकता, पर फंडामेंटल राइट तो कोर्ट से एनफोर्स होता है। आपको याद होगा 32 और 226 याद है? अच्छा, डीपीएसपी में झगड़ा हो जाए फंडामेंटल राइट से, जनरल रूल तो खैर डीपीएसपी नहीं चल पाएगा, है ना? कौन चलेगा? फंडामेंटल राइट। तो जनरली ऊपर कौन है फंडामेंटल राइट? वो तो खैर 31C हल्का सा एक एक्सेप्शन क्रिएट किया है कि 14-19 से लड़ जाए तो डीपीएसपी जीत जाएगा, लेकिन जनरल रूल तो यही है कि डीपीएसपी जीत नहीं पाएगा। कौन जीतेगा? फंडामेंटल राइट्स। याद रहेगा नहीं सब? बहुत तुम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स ले लिए, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी देख लो। क्या राइट एंड ड्यूटीज गो हैंड बाय हैंड, है कि नहीं? है ना? बहुत चिकन खा लिए, बहुत मटन खा लिया, पेट खराब भी करवा लो। बहुत लोगों की हालत ऐसे ही है ना? क्योंकि आजकल तो हालत ऐसी है, जब से नवरात्र खत्म हुआ है, खत्म होते ही मुर्गों की तो सारी जिंदगी पर बनाई है। नहीं, एक दिन में मतलब एक दिन भी रुकता नहीं। अरे 10वीं तो पूरा होने दो यार, 10 दिन का जनरली माना जाता नहीं। 9वीं खत्म, भगवान खत्म, अब सीधा 10वीं को सीधा। कितना बुरा है ना ये। कितने लोग क्लास में वेजिटेरियन है, पूरे घास फूस वाले? ये आजकल वेजिटेरियन ज्यादा हो रहा है क्या? इतने तो नहीं दिखते थे। मैं तो नॉन वेज हूं भाई। आज कौन वार है? हाँ तो ठीक है, मैं 2 दिन छोड़ता हूँ बस, ट्यूसडे और थर्सडे। ट्यूसडे थर्सडे नहीं खाता मैं। अरे सैटरडे छोड़ता हूँ तो वीकेंड पे तो भूखा रह जाऊंगा, इसलिए वीकेंड पे भूखा कैसे रह सकता हूँ? चलिए, हाँ जी, शांत शांत शांत। तो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स चाहिए या ड्यूटीज भी? अरे बोलो, ड्यूटीज। आइए, फिर वही बात, क्या ये सारी ड्यूटी लिख देने से हो जाएंगे या इसको एनफोर्स करने के लिए लॉ बनाना पड़ेगा? टिक तो कोई लगा नहीं रहा है, मत लगाओ, कोई बात नहीं। क्या ये सिर्फ लिख देने से हो जाएगा या लॉ बनेगा? लॉ बनेगा तभी। आइए, कुछ आर्टिकल 51A क्या बोलता है? चलो इधर देखो, इधर देखो शांति से। सबसे पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आइडियल्स इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी इज्जत करना, नेशनल फ्लैग की इज्जत करना, नेशनल एंथम की इज्जत करना। करोगे? भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता का सम्मान करना, है ना? जब भी तुमको बुलाया जाए कि देश को बचाना है, तुरंत नेशनल सर्विस देना। कितने लोग देंगे जैसे तुरंत बुला लिया जाए कि भाई सब बॉर्डर पे आओ, लोग कम पड़ गए, आओ आओ बम खाने आओ, जल्दी आओ। कितने लोग जाएंगे? तुम लोग जाओगे? सब लोग जाओगे? फिर से हैंड रेज करो, कितने लोग जाएंगे? मैं नहीं जाऊंगा। मैं क्यों नहीं जाऊंगा? यहाँ हिसाब किताब कौन रखेगा? अरे हिसाब किताब रखने वाला भी तो कुछ चाहिए। तुम लोग चले जाना, ठीक है? अपना नाम लिखवाना मेरे पास और जाते जाना, ठीक है? नहीं, ठीक है। अगला, अच्छा, लोगों के बीच में क्या रखना? हमेशा भाईचारा, बहनचारा रखना। उसके बाद जो हमारा कल्चर है, जो हमारा हेरिटेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? विरासत। अपने विरासत को मेंटेन रखना। ऐसे तो विरासत मेंटेन कहाँ रह पा रहा आजकल, है कि नहीं? हमारे लोग
वेस्टर्न कल्चर में जा रहे हैं, वेस्टर्न वाले हमारे कल्चर में आ रहे हैं। आप मथुरा वृंदावन चले जाइए, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे हरे राम करने वाले, देखा है ना, एकदम खुश रहेगा बेचारा। और हम लोग यहाँ पे आधा फटा हुआ जीन्स पहन रहे हैं, है ना, एयर कंडीशनल जीन्स, है कि नहीं। तो हम लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, वो लोग हमको फॉलो कर रहे हैं। मेरा मानना है कि हमें अपने कल्चर को बचा के रखना चाहिए, हमारे कल्चर से ही हमारा नाम है कि नहीं। जीन्स अगर फटा हुआ मिले तो सिल लो। यहाँ तो लोग फटे हुए जीन्स का ज़्यादा पैसा दे रहे हैं कि वो स्टाइलिश है। चलो कोई बात नहीं, जिसको जो अच्छा लगे वो पहनो, कोई दिक्कत नहीं। मैं ऐसे ही बोला, मजाक में बोला, आपको जो पहनना पहनिए, हमें क्या दिक्कत। आइए, अच्छा, अपने नेचुरल इन्वायरमेंट जैसे फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, लिविंग क्रिएचर्स के लिए कंपेशन मतलब प्यार रखिए, दया रखिए, है ना। लोग देखते हैं दिवाली के समय में कुत्ता उत्ता के ऊपर बम फोड़ देते हैं, एक गलत बात है, गलत बात है, पहले बताइए, अच्छी बात है। होली में देखते हैं कुत्ता उत्ता के ऊपर रंग खेलते हैं, ये सब अच्छी बात नहीं है। आपको मालूम कुत्ता से वो कितना दिक्कत होता है, चाट चाट के रंग हटाता है अपना, वो देखा है कैसे हटाएगा अपने हाथ से। आइए, और पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड कीजिए, अपना मत समझ लीजिए। जैसे बहुत लोग सरकारी संपत्ति आपकी संपत्ति है इसको सीरियसली ले लेता है और लेके घर ही ले आता है, तो ऐसा नहीं कीजिए। तो ये सब कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज थे। हेडिंग, अच्छा एक बात बताओ, मुझे लगता है लास्ट ही है, उसके बाद वो लास्ट पेज पर जाएंगे क्या, बस खत्म ही है। जो स्टार्ट हुआ वो खत्म भी होता है। चलो इधर देखो, शांति शांति शांति। अरे कितने खुश हो चैप्टर खत्म होने पर, देखो इधर खत्म तो होने दो। अरे कितना बात कर रहे हैं लोग। हाँ आओ, एक बात बताओ, लॉ कौन बनाता है, लेजिस्लेचर। कितना बुद्धिमान है सब, देखो बता दिया ना। अच्छा, सेंट्रल लेवल का लॉ, स्टेट लेवल का लॉ, अरे वाह वाह वाह। आप एक बात बताओ, ये जो पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर है, क्या ये साल भर सेशन में रहते हैं क्या, नहीं, कुछ ही दिन, 365 दिन में बहुत खींचूंगा तो शायद 100 दिन, 100 दिन भी नहीं, ज्यादा बोल रहा हूं 100 दिन। लेकिन एक बात बताइए, अच्छा अभी पार्लियामेंट सेशन में है, अभी शायद है, अभी है ना, कि खत्म हो गया है। लोकसभा राज्यसभा टीवी चलता रहता है अभी। अच्छा चलो, अच्छा मान लीजिए कि सेशन खत्म हो जाए, सब गए, एमपी एमएलए अपने घर गए, अभी एकाएक इमरजेंसी आ जाए, लॉ बनाना जरूरी हो जाए, तो लॉ कौन बनाएगा फिर, यस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट। देखो मैं प्रेसिडेंट वाला पढ़ा दूंगा, ऑटोमेटिकली स्टेट पे लग जाएगा। बस प्रेसिडेंट के जगह क्या बोलोगे, गवर्नर, सेंट्रल के जगह क्या बोलोगे, स्टेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सेंट्रल के जगह पे क्या बोल दोगे, स्टेट, सेम। और इसका वो भी एक ही जैसा, देखो ना, ऑर्डिनेंस बनाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 123, ऑर्डिनेंस बनाते हैं गवर्नर ऑफ स्टेट आर्टिकल 213। का सर 321 होता तो और अच्छा नहीं होता, 123 213। अच्छा इसी में थोड़ा चार्ट ऐड करा देता हूं। सबसे पहले बताइए, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन से लिस्ट पे लॉ बनाएंगे, लिस्ट फर्स्ट। ये किसके ऊपर बनाएंगे, लिस्ट सेकंड, ये ना। अरे स्टेट के हाथ में कौन आता है, स्टेट लिस्ट आता ना, ठीक, ये समझ में आ गया। चलो अब जरा सुनते जाओ। सबसे पहले बताइए, प्रेसिडेंट के पास पावर है लेजिस्लेट करने का, किस नाम से, ऑर्डिनेंस। अच्छा ये कब करेंगे, एनी टाइम या जब लगे कि पार्लियामेंट नहीं अवेलेबल है। प्रेसिडेंट बोलना तो पार्लियामेंट, अगर स्टेट वाला बोलूंगा तो स्टेट लेजिस्लेचर, डिट्टो चेंज हो जाएगा ना। चलो आ जाओ, बाकी याद रखना, लॉ का जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो आपको याद होगा लॉ इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस, पर याद रखना ऑर्डिनेंस हमेशा टेम्पररी नेचर का होगा। अरे टेम्पररी होगा ना, परमानेंट थोड़ी होगा। ये क्या होगा, टेम्पररी नेचर का होगा, कुछ ही दिनों के लिए। पार्लियामेंट जब आ जाएगा सेशन में तो फिर उस पर एक्ट बन जाएगा, और एक्ट बन गया तो पार्लियामेंट का हो गया। आइए, सबसे पहले जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना पावर इस्तेमाल करेंगे वो उन्हीं मैटर्स पे जिन मैटर्स पे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, दैट इज लिस्ट फर्स्ट। लिस्ट फर्स्ट ही तो है पार्लियामेंट का, ठीक है। दूसरा याद रखना, ये तब जब सर्कमस्टांसेस ऐसे हों कि उनको लग रहा है कि नहीं अभी तुरंत करना पड़ेगा, तो क्या सुपर इमरजेंसी है, यस सुपर इमरजेंसी है तब, नहीं तो वेट कीजिए, नहीं तो क्या कीजिए, वेट कीजिए। तीसरा, सुपर इमरजेंसी कब है, जब पार्लियामेंट इज नॉट फंक्शनिंग।
और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अकेले डिसीजन ले लेंगे या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ के? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ के। यहाँ कौन सा मिनिस्टर होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट वाला। और याद रखना, मैंने बोला था ना टेम्पररी नेचर का है। तुमने ऑर्डिनेंस आपने निकाल दिया, ऑर्डिनेंस जहां पार्लियामेंट रीअसेंबल होगा, मतलब वापस पार्लियामेंट सेशन में आएगा, तो याद रखिएगा उसको वहां पे रखा जाएगा। कितने वीक तक? 6 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ रीअसेंबली। अच्छा, 6 वीक में अगर उस पर हाँ में रेजोल्यूशन पास हो गया तो एक्ट बन जाएगा। अगर ना में रेजोल्यूशन पास हुआ तो रिजेक्ट हो गया, खत्म, विड्रॉ। अच्छा, कुछ नहीं हुआ तो भी विड्रॉ। नहीं समझ में आया? देखो 3 सिचुएशन बता रहा हूं। 6 वीक में वोटिंग हुआ और पास हो गया तो ऑर्डिनेंस बिकम्स एक्ट। 6 वीक निकल गया, कुछ हुआ ही नहीं, तो भी लैप्स कर गया। और 6 वीक हो गया और रेजोल्यूशन डाला था, फेल कर गया, तो भी लैप्स कर गया। नहीं समझे? तो एक ही चीज में वो कंटिन्यू करेगा। बोलो कब? जब 6 वीक के अंदर रेजोल्यूशन रखा जाए और वो पास हो जाए। समझे? पास होते ऑर्डिनेंस विल बिकम एक्ट। आइए बस यहां पर मैं सीधा क्या बोलता हूं, 213 इज सिमिलर टू द 123। बस चेंज क्या होगा, वहां पार्लियामेंट की जगह क्या वर्ड आ जाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर। बस सेंट्रल प्रेसिडेंट के नाम पे गवर्नर, मिनिस्टर कौन सा हो जाएगा? स्टेट वाला। बाकी सारी कहानी सेम 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 सेम, सबको सेम सेम ना। चलिए अब याद है हमने जो पहले कुछ पुण्य किए थे, आज मजा आ रहा है। देखो आराम से उल्टाना, देखो ये खत्म हो गया, कितना मजा आ रहा है। ये हम कर चुके हैं, ये हम कर चुके हैं, ये भी 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 हम कर चुके हैं। कितना मजा आ रहा है। हाँ मैं रुक गया रुक गया रुक गया, भावनाओं में नहीं बा, रुक गया रुक गया, है ना। देखा, कल का दुख आज का सुख है कि नहीं। और तुम लोग मुझे बोलते हो मत पढ़ाइए मत पढ़ाइए। अगर मैं उस दिन इतना ना पढ़ाया होता तो आज पढ़ाना पड़ता, है ना। ऐसे ही बच्चा बेहोश है, मैं चलो बेहोश के बाद वाला स्टेज में पहुंच जाता है। बेहोश के बाद वाला स्टेज क्या होता है? नहीं मृत्यु नहीं यार, कॉमा फुल स्टॉप। चलिए आर्टिकल 301 से 305 मेन है। 301 मेन क्या है? 301। 301 का कहना है, सुन लो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ, ये है 301। ऐसे करो, ऐसे 301 कह रहा है कि याद रखिएगा आपके पास फ्रीडम होगा ट्रेड का, कॉमर्स का और इंटरकोर्स का। इंटरकोर्स का मतलब लिखिए ट्रेड बिटवीन स्टेट्स, ट्रेड बिटवीन स्टेट्स। इंटरकोर्स का मतलब होता है ट्रेड बिटवीन स्टेट्स, ट्रेड बिटवीन स्टेट्स। आप कोई भी धंधा कर सकते हैं, ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात, इसके क्या है एग्जैक्टली जरा बताओ तो कितने एक्सेप्शंस हैं? 4। 302 से 305 कितने हो गए? 4 हो गए ना। ये सब क्या है? एक्सेप्शंस। तो इसका मतलब जनरल रूल एक ही है 301, बाकी सब एक्सेप्शन है। बाकी सब क्या है? एक्सेप्शन। आइए सबसे पहला, पब्लिक इंटरेस्ट में रोक लगा सकता है कि ये ट्रेड मत करो। जैसे कुछ दिन पहले नहीं मैगी में दिक्कत हो गया था, तो बोला था कि मैगी नहीं बिकेगा, फिर बैन नहीं लग गया था, तो पब्लिक इंटरेस्ट में रोका जा सकता है। दूसरा, अच्छा एक बात बताइए, कुछ ऐसे टेरिटरी हैं, मतलब जगह है जहाँ पे गुड्स की स्कार्सिटी है, तो क्या वहाँ पे वो लोग ऐसा कर सकते हैं कि इस एरिया में गुड्स भेजोगे तो कम टैक्स लूँगा? जैसे तुम लोग जीएसटी में भी देखते हो, इनकम टैक्स में भी देखते हो, जो उधर के स्टेट्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रूल्स होते हैं, नहीं होते हैं, तो ऐसा वो डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, ऐसा वो डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। क्या स्टेट के पास पावर रहेगा कि वो क्या लगा दे? टैक्स लगा दे। आपको याद होगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो आईजीएसटी लगता है, लगता है ना, तो आईजीएसटी में तो ले लेगा वो, टैक्स लग सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी याद रखना, यहाँ जो भी ऐसा कुछ आएगा किसके अप्रूवल से आएगा ऐसा टैक्स वाला कानून? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको याद होगा आईजीएसटी एक्ट भी केंद्र सरकार ने पास कराया था, और केंद्र सरकार का मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 2 स्टेट शामिल है तो कहाँ चला जाएगा? सेंटर में ना। और क्या स्टेट मोनोपोली हो सकती है कि नहीं ये काम नहीं करने दूंगा, जाओ ये काम तो हम खुद करेंगे, ये काम तो हम खुद करेंगे। तो 301 था जनरल रूल, 302, 3, 4, 5 आर द एक्सेप्शंस।
इसी के साथ ये चैप्टर हो गया KHATAM खत्म, है ना। ठीक है, तो चलो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलूंगा अगली क्लास में, और जब तक मैं ना मिलूं दुआ में याद रखना, खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार। खत्म करेंगे ICSI मोटो सॉन्ग से, जोर से गाएंगे, दूर तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। थोड़ा जोर जोर से गाओ यार, पिछली क्लास में तो बच्चा सब अच्छा से गाया था। उम्मीद के अंबर में हम बन के खिले जो रोशनी, कह देंगे हम संसार को कोई लक्ष्य नामुमकिन नहीं। ज्ञान के और न्याय के हर राह को थामे हुए चल पड़े हैं झूम कर, बस गीत ये गाते हुए। सत्यं वद धर्मं चर, सत्यं वद धर्मं चर, सत्यम वद धर्मं चर। कंपनी सचिव। कदमों की हर एक गूंज में बस जीत का एहसास हो, राष्ट्र प्रगति पथ पे हो और आत्मबल की आस हो। जब भी चले इस भाव से खुलते गए हैं रास्ते, आवाज हमने दिल से दी है गीत ये गाते हुए। सत्यं वद धर्मं चर, सत्यं वद धर्मं चर, सत्यम वद धर्मं चर। हर उन्नति के रंग में हर भारतीय हाथ हो, उद्यम हो या उद्योग हो, हर ओर अपना साथ हो। जाना शिखर तक है हमें सच की कलाई थाम कर, हम जीत के सुर छेड़ेंगे गीत ये गाते हुए। सत्यं वद धर्मं चर, सत्यं वद धर्मं चर, सत्यम वद धर्मं चर। अगली क्लास में कंपनी लॉ वॉल्यूम 2 लेके आना है और GST। आज कौन सा वार है? हाँ, तो उनका न्यू सिलेबस वाला बच्चा आएगा और मैं उसको ई बुक दिलवा दूंगा, वो डायरेक्टर पढ़ के चला जाएगा, GST तो पढ़ेगा नहीं अभी वो।